सो हेलो 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 गाइस, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है सर तुम सबका हमारे इस लेक्चर में। और ये है लेक्चर 20 सर। देखते ही देखते 20 लेक्चर अपने होने आ गए। कहाँ अपन ने लेक्चर नंबर 1 शुरू किया था 30 मई को, और आज कौन सी डेट है? आज है कितना डेट है यार? आज है 20 जून। बताओ, 20 जून को हमारा 20 लेक्चर जो है ख़त्म होने आ रहा है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का। बीच में एक आध दो दिन छुट्टी भी अपनी हो गई जो कि होनी नहीं चाहिए थी, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सर आज के इसमें सर चैप्टर 2 हम लोग फाइनली पूरी तरीके से ख़त्म करने वाले। जो अपने चैप्टर को ख़त्म रहने का मतलब वो रहता है, प्रथा रहती है, उसमें अपन पूरे चैप्टर को रिवाइज करते हैं अपने हैंड रिटन नोट से, और उसके बाद क्वेश्चन बैंक करते, फिर अपना चैप्टर जो है पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। चैप्टर 1 को भी अपन ने ऐसे ही एंड किया था, चैप्टर 2 को भी ऐसे ही करेंगे। 3, 4, 5 तीनों को भी आने वाले चैप्टर्स को अपन ऐसे ही जो है खत्म करने वाले हैं सर। तो सबसे पहले अपन उसको रिवाइज कर लेते हैं इंटायर पूरा जो अपना चैप्टर है चैप्टर 2, उसको हैंड रिटन नोट्स आई होप आपने बनाए हुए रहेंगे। नहीं बनाए तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल से आपको ये हैंड रिटन नोट्स बना लेने हैं, ठीक है। ये हैंड रिटन नोट्स बना करके अपन जो है इससे जो है रिवाइज करते हैं। जब अपन एग्जाम के पहले पढ़ के जाएंगे तो इन्हीं नोट से पढ़ के जाएंगे। और जब भी अपन को कोई मॉक टेस्ट वगैरह अपनी देनी होगी, टेस्ट वगैरह देनी होगी, तो उससे पहले अगर अपने को रिवाइज करना पड़ेगा तो इसी नोट से अपन रिवाइज करेंगे, है ना। तो यस, ये नोट्स इतने मतलब यूज़फुल है और इतने आपको काम आने वाले। तो इसके लिए अपन इसी को जो है बेस बना करके रिवाइज कर रहे हैं अपना। तो वही रिवीजन सर अभी अपन जो है करने वाले, पूरा चैप्टर 2 का रिवाइज करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन बैंक पे जाएंगे। तो आज रिवीजन करते हैं। मेरे ख्याल से तुम्हारे अगर हैंड रिटन नोट्स नहीं हुए हुए कंप्लीट तो जाके पहले उसको कंप्लीट करो, उसके बाद ये रिवीजन लेक्चर में तुमको मज़ा आएगा, है ना। अगर आपके हैंड रिटन नोट्स बने हुए नहीं रहेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, कोई मतलब नहीं है फिर ये वीडियो देखने का, ये लेक्चर देखने का। तो ये लेक्चर तभी देखो जब तुम्हारे हैंड रिटन नोट्स बने हुए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर अपन ने अपलोड की हुई है ये हैंड रिटन नोट्स की पूरे PDF। तो वहाँ से तुम जा करके जो है क्या करो, अपने जो हैंड रिटन नोट्स बना लो और उसके बाद ये रिवीजन करने तुम बैठ सकते हो। अपन चैप्टर 2 का भी जो है वन स्ट्रोक में एकदम पूरा रिवाइज कराने वाला हूँ, ठीक है। एकदम अपना बस रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को सारी चीज़ें रिकॉल करनी है, क्योंकि अपन ने अभी सारी चीज़ें पढ़ी है। तो एकदम डीप में बैठ के मैं सारी चीज़ें जो है आपको रिवाइज नहीं कराने वाला हूँ। ऊपर ऊपर से सारी चीज़ें अपन सिर्फ एक बार रिकॉल मारने वाले, जैसे अपने नोट्स अपन ने बनाया वो चीज़ अपन पढ़ के बस एक बार रिकॉल कर लेंगे कि हाँ ऐसा ऐसा अपन ने चैप्टर 2 के अंदर पढ़ा हुआ है ना। और सारी चीज़ें इसके अंदर कवर्ड नहीं है जितनी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है ना। ये एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन नोट्स है, ठीक है ना। अगर मैं आपको बेसिकली इसको समअप करूँ तो ये एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन नोट्स है, ठीक है। जो अपने ने काम किए, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, वही चीज़ें जो है इस नोट्स के अंदर मैंने डाली हुई है और आप लोगों ने वो लिखे हुए, ठीक है। तो करते हैं फिर चैप्टर 2 का रिवीजन शुरू इन 3, 2 एंड 1। सर चैप्टर 2 के अंदर जो है सबसे पहले अपन ने देखा करके क्या आपके इश्यूज आते हैं स्ट्रैटेजिक एनालिसिस के अंदर, कि जब अपन स्ट्रैटेजिक एनालिसिस करने बैठते हैं अपन ने सबसे पहले देखा था कि कैसे अपने को स्ट्रैटेजिक एनालिसिस जो है करना है। उसके बाद अपन ने उसके अंदर देखे कि भाई क्या क्या इश्यूज अपने को जो है आते हैं स्ट्रैटेजिक एनालिसिस करते हुए। अपने को जो है मेनली 3 इश्यूज आने वाले हैं जब अपन स्ट्रैटेजिक एनालिसिस करेंगे। पहला इशू आपका सर ये आएगा कि आपका स्ट्रैटेजी जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है इवॉल्व होता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्ट्रैटेजी इवॉल्व होगा तो आपको उतनी बार जो है आपके इन्वायरमेंट को स्कैन करना पड़ेगा। स्ट्रैटेजिक एनालिसिस मतलब क्या, बेसिकली आप आपके इन्वायरमेंट की स्कैनिंग कर देते, समझते थे आपके इन्वायरमेंट के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें जो कि आपको फेवर करेगी। क्या आपका स्वॉट एनालिसिस बेसिकली आप करते थे, क्या आपकी अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या आपको वीकनेसेस है, क्या आपको थ्रेट आया, क्या आपके लिए थ्रेट है ना। तो आप आपकी इन्वायरमेंट की स्कैनिंग करके स्वॉट एनालिसिस करते थे, वही आपका स्ट्रैटेजिक एनालिसिस का हिस्सा है ना। वही आप स्ट्रैटेजिक एनालिसिस के अंदर करते हो। तो जब जब आपकी स्ट्रैटेजी चेंज होगी, स्ट्रैटेजी जब जब आपकी इवॉल्व होगी, वैसे वैसे आपको जो है कॉन्स्टेंटली जो है उसको आपके इन्वायरमेंट को जो है एनालाइज करना पड़ेगा। बिकॉज पहले आप इन्वायरमेंट को एनालाइज करोगे, इन्वायरमेंट की स्कैनिंग करोगे, देखोगे क्या रिस्क है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या थ्रेट्स है ना, क्या आपके स्ट्रेंथ्स बन सकते हैं वहाँ पर, है ना। वो सारी चीज़ को आप समझोगे, इन्वायरमेंट की स्कैनिंग करोगे, उसके बाद आपकी स्ट्रैटेजी बनेगी और फिर आप आगे काम करोगे, है ना। तो पहले आपको हर बार जैसे जैसे आपकी स्ट्रैटेजी इवॉल्व होगी ना, वैसे वैसे आपके इन्वायरमेंट को भी आपको स्कैन करना पड़ेगा। इन शॉर्ट अगर आपका इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है तो आपकी स्ट्रैटेजी भी बदलेगी, तो उतने टाइम आपको जो है चीज़ों को एनालाइज करना पड़ेगा। ये इशू है, बार बार अपने को जो है एनालिसिस करना पड़ता है, टाइम काफ़ी ज़्यादा जाता है उसके अंदर। उसके बाद सर अपने को जो है एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स हमारे पास होते हैं, कुछ हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, कुछ हमारे इंटरनल फैक्टर्स होते हैं। इनके बीच में अपने को बैलेंस बनाना है, यही अपने लिए इशू है कि इसके बीच में अपन बैलेंस बना नहीं पाते। बैलेंस बनाना है लेकिन बना नहीं पाते, ये अपने लिए इशू है। और तीसरा सर अपने लिए इशू है कि इसके अंदर जो होता है रिस्क, है ना। इसके अंदर जो है क्या होता है सर, इसके अंदर होता है रिस्क। रिस्क की वजह से सर क्या होता है सर, रिस्क की वजह से ये होता है कि सर अपने को इम्पैक्ट पड़ता है अपने बिजनेस की जो ऑपरेशंस होते हैं, अपने बिजनेस का जो अपना जो ऑर्गेनाइजेशन रहता है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, उसकी वर्किंग के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। तो रिस्क जो है ना, रिस्क दो टाइप के रिस्क होंगे यहाँ पे, दो टाइप के रिस्क अपन देखेंगे। ये आप देख सकते हो, आपके सामने मैट्रिक्स बना हुआ है। एक होता है सर अपने शॉर्ट टर्म रिस्क, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म रिस्क। अब लॉन्ग टर्म रिस्क के अंदर आपका सॉरी एक्सटर्नल रिस्क और इंटरनल रिस्क, दो रिस्क आपके ये होते हैं। अब एक्सटर्नल रिस्क का जो है आपका क्या इफेक्ट होगा शॉर्ट टर्म में वो अपन देखेंगे, और एक्सटर्नल रिस्क का क्या इफेक्ट होगा लॉन्ग टर्म में वो अपन सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले
पहले देखते हैं एक्सटर्नल रिस्क। दो टाइप के रिस्क होते हैं, एक्सटर्नल रिस्क, इंटरनल रिस्क। इसके अंदर हम लोग इफेक्ट्स देखेंगे, क्या शॉर्ट टर्म में इफेक्ट्स पड़ने वाले और क्या लॉन्ग टर्म के अंदर इफेक्ट्स पड़ने वाले। तो सबसे पहले अपन एक्सटर्नल के अंदर देखते हैं, एक्सटर्नल के अंदर क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं अपने अंदर, एक्सटर्नल में शॉर्ट टर्म के अंदर अपने क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं। तो एक्सटर्नल में शॉर्ट टर्म में अगर आप क्या करोगे, आपका रिस्क ये है कि अगर आप आपके इन्वायरमेंट को सही तरीके से इंटरप्रेट नहीं करोगे ना, अगर आपके सही तरीके से आप इन्वायरमेंट को इंटरप्रेट नहीं करोगे ना, तो आपको स्ट्रैटेजिक फेलियर हो जाएगा, आपकी स्ट्रैटेजी जो है काम नहीं करेगी। आपने इन्वायरमेंट को अच्छे से समझा नहीं, तो आपकी स्ट्रैटेजी जो आपने बनाई वो काम नहीं करेगी उस इन्वायरमेंट के अंदर ना, वो फेल कर जाएगी। ठीक है, तो एक्सटर्नली शॉर्ट टर्म के अंदर अपने को क्या रिस्क है कि भाई अगर अपन ने इन्वायरमेंट को सही तरीके से इंटरप्रेट नहीं किया तो अपने को स्ट्रैटेजिक फेलियर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद दूसरा आ जाता है सर, दूसरा लॉन्ग टर्म में अपने को इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। एक्सटर्नली लॉन्ग टर्म अपने को क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो एक्सटर्नली लॉन्ग टर्म अपने को ये इंपैक्ट पड़ेगा कि यार अपने इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस होते रहते हैं, अपना इन्वायरमेंट कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहता है ना, डायनामिक है अपना इन्वायरमेंट। तो अपने को जो है स्ट्रैटेजी ऑब्सोलेंस आ सकते हैं, यानी कि अपना इन्वायरमेंट तो चेंज हो रहा है, लेकिन अगर अपन स्ट्रैटेजी को उसके अकॉर्डिंगली बदल नहीं रहे ना, तो हमारी स्ट्रैटेजी पुरानी हो जाएगी, फिर काम नहीं करेगी स्ट्रैटेजी ऑब्सोलेंस हो जाएगा अपने, स्ट्रैटेजी पुरानी हो जाएगी और वो पहले के इन्वायरमेंट के लिए सूटेबल रहेगी। आज कुछ इन्वायरमेंट नया है तो हमने को स्ट्रैटेजी को भी मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। अगर नहीं कर पा रहे अपन स्ट्रैटेजी को मॉडिफिकेशन, तो अपनी स्ट्रैटेजी जो है ऑब्सोलेट हो जाएगी, यानी कि पुरानी हो जाएगी, काम नहीं करेगी अभी, है ना। तो यहाँ पर सर आपका एक ऑडिट प्रोग्राम अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे मैंने ऊपर जो है ऑडिट प्रोग्राम का यहाँ पे जो है पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑडिट प्रोग्राम का सर यहाँ पे अगर आपका ऑडिट में मेरे को नहीं पता कितना जो है यहाँ पे पार्ट हुआ है। तो ऑडिट प्रोग्राम सर आपका बेसिकली एज एन आर्टिकल, अगर मैं आपको एकदम शॉर्ट में इस कंसेप्ट को समझा ऑडिट प्रोग्राम के, तो एज एन आर्टिकल सर जब आपका इंटर क्लियर हो जाएगा, आप आर्टिकलशिप में जाओगे, है ना, तो आर्टिकल आपको एज एन आर्टिकल आपको जो है ऑडिट करने के लिए जो है भेजा जाएगा कि यार जाओ ऑडिट में जाओ, ऑडिट में जाकर के हेल्प करो। तो आपको पता तो होना चाहिए कि आप वहाँ पर जाके करोगे क्या, है ना। तो आपको आपका जो प्रिंसिपल रहेगा ना, वो एक लिस्ट बना करके देगा, एक लिस्ट ऑफ चीज़ें, मतलब लिस्ट ऑफ टास्क रहेगा, जो टास्क आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। लिस्ट ऑफ वर्क होगा कि क्या क्या काम आपको करना है, कैसे वो काम करना है ना। वो आपको थोड़ा सा जो एक लिस्ट होगी, एक पेपर वो आपको लिख के देगा। वो लिस्ट आपके लिए थोड़ा सा ना एज ए गाइडेंस की तरह काम करेगी कि कैसे आपने आपके वर्क को कंडक्ट करना है, कौन सा काम आपने करना है ना, वो सारी चीज़ें उस लिस्ट के अंदर लिखी रहेगी, ठीक है ना। तो उसको अपन बोलते हैं ऑडिट प्रोग्राम। अब ये लिस्ट हर एक ऑडिट के लिए अलग अलग बननी चाहिए, है ना। हर ऑडिट जो रहेगा वो डिफरेंट टाइप का आपका ऑडिट रहेगा। आपकी जो बिजनेस एंटिटी रहेगी वो डिफरेंट रहेगी, तो उस डिफरेंट बिजनेस एंटिटी के लिए आपके डिफरेंट प्रोसीजर्स रहेंगे, है ना। तो आपका ऑडिट प्रोग्राम जो है हर एक बिजनेस एंटिटी के अकॉर्डिंग, हर एक आपके असाइनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होते रहना चाहिए। लेकिन अगर यही आप उस ऑडिट प्रोग्राम को बदलते नहीं हो, है ना, आप आपके ऑडिट प्रोग्राम को बदलते नहीं हो, एक ही ऑडिट प्रोग्राम सारे बिजनेस एंटिटीज के ऑडिट के लिए आप यूज़ करते हो, तो कहीं ना कहीं सर वो बात सही नहीं है ना। कहीं ना कहीं फिर अपन वहाँ पे एक वर्ड यूज़ करते हैं कि आपका ऑडिट प्रोग्राम जो है ऑब्सोल्यूट हो गया, है ना। आपका ऑडिट प्रोग्राम थोड़ा सा एक रिजिड कंसेप्ट है, आप ऑडिट में पढ़ के आ रहे होगे। अगर आपने ऑडिट में आपका ये कंसेप्ट हो चुका है ना, तो आपने ये पढ़ा रहेगा, नहीं भी तो आपको आगे जो है ऑडिट के अंदर ये बात सिखाई जाएगी, समझाई जाएगी, है ना। तो वैसे ही सर अपनी स्ट्रैटेजी भी जो है ऑब्सोल्यूट हो जाती है। इन्वायरमेंट चेंज हुआ, स्ट्रैटेजी को भी चेंज करना पड़ेगा। स्ट्रैटेजी को चेंज नहीं करोगे, स्ट्रैटेजी हो जाएगी ऑब्सोल्यूट। ये यहाँ से जो है एक थोड़ा सा मैंने आपको कनेक्ट करने, एक तरह से लिंक करने की जो है कोशिश करी। उसके बाद सर अपन देखते क्या अपने को इंटरनली रिस्क आने वाले। ये तो हो गया एक्सटर्नल रिस्क। अब देखते हैं इंटरनल रिस्क क्या आएंगे। इंटरनल में सबसे पहले शॉर्ट टर्म के अंदर जाते हैं। शॉर्ट टर्म में देखते क्या अपने को इंटरनली रिस्क आने वाले। ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटीज अनेबल टू कोप अप विथ स्ट्रैटेजिक डिमांड जो है बहुत ज़्यादा आ रही है, लेकिन आपकी ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी है ना, उस डिमांड को मीट नहीं कर पा रही है ना। डिमांड आपकी जो है 80,000 यूनिट्स की आ रही है, लेकिन आपके ऑर्गेनाइजेशन का कैपेसिटी, जो प्रोडक्शन का कैपेसिटी, वो सिर्फ 60,000 का है। यानी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट है, उसकी कैपेसिटी सिर्फ 60,000 की, यानी कि वो 60,000 यूनिट्स ही मैन्युफैक्चर कर सकता है, उससे ज़्यादा मैन्युफैक्चर कर ही नहीं सकता एट अ सिंगल टाइम। और एट अ सिंगल टाइम आपको 80,000 यूनिट्स का जो है यहाँ पे डिमांड आ रहा है। तो सर आपका जो कहीं ना कहीं जो 20,000 के यूनिट्स है ना, जो आपको एक्स्ट्रा डिमांड आ रहा है, वो आप केटर नहीं कर पा रहे हो। क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि आपकी उतनी कैपेसिटी नहीं है ना, आपकी उतनी कैपेसिटी नहीं है। तो इसके अंदर सर इंटरनली शॉर्ट टर्म में आपका ये रिस्क आएगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी जो है सफिशिएंट नहीं पड़ेगी आपके जो डिमांड है उसको जो है केटर करने के लिए। लॉन्ग टर्म में सर क्या रिस्क आएगा आपका इंटरनल के अंदर? लॉन्ग टर्म में क्या रिस्क आएगा? इनकन्सिस्टेंसीज विद स्ट्रैटेजी आर डेवलप्ड ऑन अकाउंट ऑफ चेंजेस। जैसे जैसे चेंजेस आएंगे वैसे वैसे स्ट्रैटेजी के अंदर कुछ ना कुछ इनकन्सिस्टेंसी आएगी, है ना। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि चेंज आया और आपने 100% उस चेंज को आपकी स्ट्रैटेजी के अंदर अडॉप्ट कर लिया, है ना। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें रहेंगी, कुछ ना कुछ ऐसे एरियाज रहेंगे जहाँ पे चेंज आया रहेगा और आप उसको अपने स्ट्रैटेजी के अंदर जो है इंक्लूड नहीं कर पाए रहोगे, है ना। इन इंटरनल कैपेसिटी एंड प्रेफरेंसेस, ये जो चेंजेस आप इंक्लूड नहीं कर पाए कुछ एरिया के अंदर, मैंने बोला ना चेंज आया लेकिन आप अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर उसको अडॉप्ट नहीं कर पाए, तो इसकी वजह से हो रहा है क्योंकि आपकी कैपेसिटी उतनी नहीं है ना, आपकी कैपेसिटी उतनी नहीं है। आपके प्रेफरेंसेस के अंदर कुछ जो है नो डिफरेंसेस है ना, आपके प्रेफरेंसेस जो है वो डिफरेंट है ना, थोड़े आपके अलग डिस्टिंक्ट प्रेफरेंसेस है ना। तो वो सारी चीज़ों के चलते जो है आप कुछ चेंजेस को जो है ना अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर कवर नहीं कर पा रहे हो, तो उसके वजह से जो है आपकी जो है इनकन्सिस्टेंसी आ रही है ड्यू टू चेंजेस इन एनवायरनमेंट।
तो मेरे ख्याल से एक्सटर्नल रिस्क और इंटरनल रिस्क अपने को दोनों को समझ गया रहेगा, दोनों रिस्क अपने को समझ के रहेंगे। एक्सटर्नल में शॉर्ट टर्म, एक्सटर्नल में लॉन्ग टर्म, इंटरनल में शॉर्ट टर्म, इंटरनल में लॉन्ग टर्म। ठीक है, ये स्ट्रैटेजिक रिस्क वाला पार्ट था। उसके बाद सर अपन ने एक पार्ट देखा था, वो पार्ट देखा था अपने इकोनॉमिक कैरेक्टर, हमने जो है इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स अपन ने देखे थे अपने इंडस्ट्री के, है ना। इंडस्ट्री जो है वेरी करते हैं अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर में, जैसे कि सर हर एक अलग अलग इंडस्ट्री की ओवरऑल साइज जो है अलग रहती है ना। मार्केट ग्रोथ रेट अलग रहता है ना। उसके बाद सर पेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज अलग रहता है, जोग्राफिक बाउंड्रीज डिफरेंट रहती है, नंबर ऑफ साइज ऑफ बायर्स एंड सेलर्स वो अलग रहते हैं, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल जो है डिफरेंट लेवल्स पे होते हैं। एंड उसके बाद सर आपका गवर्नमेंट सपोर्ट जो है अलग अलग डिफरेंट जो है यहाँ पे रहता है सर। उसके बाद सर अपन ने देखा बिजनेस एनवायरनमेंट जो है कैसा है सर, हाईली डायनामिक है और कंटिन्यूसली इवॉल्विंग है ना। ये वाला पार्ट अपन ने देखा। उसके बाद सर अपन ने अगला पार्ट जो देखा था वो देखा था कि जब बिजनेस इंटरेक्ट करेगा अपने इन्वायरमेंट के साथ में, जब बिजनेस इंटरेक्ट करेगा किसके साथ में, इन्वायरमेंट के साथ में, तो उसको कहाँ कहाँ मदद मिलेगी, है ना। तो उसको कैसे कैसे जो है हेल्प होगी। बेसिकली जब हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट को समझता है ना, इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, यानी कि इन्वायरमेंट को समझता है, बेसिकली इन्वायरमेंट की स्कैनिंग करता है ना, पता करता है कि इन्वायरमेंट के अंदर कौन सी चीज़ें जो कि उसके लिए एज अ अपॉर्चुनिटी काम करने वाली है, एज अ थ्रेट काम करने वाली है, वो सारी चीज़ें अपन देखते हैं इन्वायरमेंट के अंदर, है ना। तो इससे बिजनेस को कैसे जो है हेल्प होता है, इससे बिजनेस को कैसे मदद मिलती है। सबसे पहली मदद ऐसे मिलेगी कि आप आपके अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स को जो है डिटरमाइन कर पाओगे। बिजनेस जो अपने अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स को जो है डिटरमाइन कर पाएगा। न्यू नीड्स एंड वांट्स आप पता कर पाओगे आपके कस्टमर की, आपके क्या चेंजेस हो रहे हैं लॉ के अंदर वो आप पता कर पाओगे, सोशल बिहेवियर कैसे चल रहा है वो आप पता कर पाओगे, है ना। ये इसके साथ साथ आपको ये भी पता लग जाएगा कि क्या नया प्रोडक्ट आपका कॉम्पिटिटर लेकर के आ रहा है मार्केट के अंदर, ये सारी चीज़ें आपको पता लग जाएगी। उसके बाद सर आपको क्या मिलेगा, उसके बाद आपको सर डायरेक्शन मिलेगा। डायरेक्शन किसके लिए, ग्रोथ के लिए आपको जो है डायरेक्शन मिलेगा यहाँ पे, है ना। ग्रोथ के लिए आपको डायरेक्शन मिलेगा। आप कुछ ऐसे एरियाज़ को आइडेंटिफाई कर पाओगे जहाँ पे आप ग्रो कर सकते हो, जहाँ पे आप आपके बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हो, है ना। उसके बाद सर आप कंटिन्यूसली लर्न कर पाओगे। आपके मैनेजर्स वगैरह जो भी रहेंगे ना, वो कंटिन्यूसली मोटिवेट होते रहेंगे कि यार अपने को नई नई चीज़ें, नए नए अपने स्किल्स जो है सीखने चाहिए, समझने चाहिए, ताकि अपना जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है, अपना जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं इंप्रूव हो, है ना। तो ये जो कंटिन्यूस लर्निंग करने के लिए आपके जो मैनेजर्स है वो मोटिवेट रहेंगे, ये आपके लिए एक बहुत ज़्यादा अच्छी बात रहेगी, है ना। कि अपने आप को कंटिन्यूसली अपडेटेड रखे, है ना, उनकी नॉलेज अपडेटेड रखे, नई नई स्किल्स सीखे, है ना। तो इसके जो है यहाँ पे आपको जो है एक मदद मिलेगी। चौथी मदद आपको कहाँ मिल रही है, तो चौथी मदद आपको मिल रही है इमेज बिल्डिंग के अंदर, कि आप अच्छी एक इमेज बिल्ड कर पाओगे। कैसे एक अच्छी आप इमेज बिल्ड कर पाओगे, कंज्यूमर है, कंज्यूमर की आज की डेट पे जो है डिफरेंट प्रेफरेंसेस है, डिफरेंट वांट्स है ना, जो कि जो है बहुत कुछ ही फर्म्स जो है केटर कर पाती है। तो जैसे ही कस्टमर कोई भी नई डिमांड दिखा रहा है ना, कोई भी नया ट्रेंड को जो है ट्रेंड की तरफ बढ़ रहा है, वैसे ही आप उस ट्रेंड को अडॉप्ट करो। जैसे ही वो डिमांड दिखा रहा है आप उसकी डिमांड को केटर करो, है ना। जो उसके वांट्स है आप उसको जो है सेटिस्फाई करने की कोशिश करो, है ना। जैसे जैसे आप उसको सेटिस्फाई कर पाओगे वो खुश होगा। अगर वो खुश हो रहा है तो उसके दिमाग में एक अच्छी इमेज बन रही है आपके ब्रांड के बारे में, कि यार मैंने डिमांड दिखाई, मैंने एक रिक्वायरमेंट दिखाई, मेरी एक नीड थी, मेरी एक वांट थी, ये ब्रांड है, इसने मेरी वो जो है नीड को केटर किया, ये कंपनी है, इस कंपनी ने सबसे पहले मेरी आवाज़ सुनी और मेरी नीड को केटर किया, मेरी वांट को फुलफिल किया, मेरी वांट को सेटिस्फाई किया। तो मैं आज के बाद जो भी प्रोडक्ट खरीदूंगा इसी ब्रांड का खरीदूंगा, इसी कंपनी का खरीदूंगा। तो एक पॉजिटिव इमेज बिल्ड कर रहा है आपकी, है ना। तो ये आप कैसे पॉजिटिव इमेज बिल्ड कर पा रहे हो, रिस्पॉन्सिव रह करके। कैसे इमेज बिल्ड कर पा रहे हो ये पॉजिटिव इमेज, रिस्पॉन्सिव रह करके। पढ़ेंगे सर, अंडरस्टैंडिंग द नीड्स ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट की नीड को समझो। इन्वायरमेंट के अंदर आपका कस्टमर भी आता है, बेसिकली कस्टमर की नीड को समझो। इन ऑर्डर टू शोकेस बिजनेस इज अवेयर, ये दिखाने के लिए कि आपका बिजनेस अवेयर है, जानता है, समझ रहा है अपने कस्टमर को, देख रहा है अपने आसपास क्या हो रहा है। रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स इन, जो भी आपका नीड्स है, जो भी उनके वांट्स है, उसको आप रिस्पॉन्सिव रहो, मैंने आपको समझाया। इट क्रिएट्स अ पॉजिटिव इमेज, ऐसे ही आपकी जो है पॉजिटिव इमेज बनेगी। तो एक चौथा आपको जो है हेल्प मिलेगा जब आपका बिजनेस आपके इन्वायरमेंट को समझेगा, उसके साथ इंटरेक्ट करेगा, कि आप एक पॉजिटिव इमेज जो है बिल्ड कर पाओगे। लास्ट अपने को जो बेनिफिट मिलेगा वो मिलेगा कि अपन अपने कंपटीशन से मुलाकात कर पाएंगे। वी कैन मीट आर कॉम्पिटिशन मतलब क्या, हम लोग हमारे कॉम्पिटिटर को समझ पाएंगे, वो क्या स्ट्रैटेजीज यूज़ कर रहा है उसको समझ पाएंगे, है ना। उसके लिए सर उसको काउंटर करने के लिए अपनी स्ट्रैटेजीज बना पाएंगे, और ऐसे ही सर हम उसको हरा पाएंगे। यही बात यहाँ पे लिखी है। एनालाइज कर पाएंगे हमारे कॉम्पिटिटर की स्ट्रैटेजी को, है ना। फॉर्मुलेट कर पाएंगे अपनी खुद की स्ट्रैटेजी, और उसको अपन हरा पाएंगे, उसको अपन क्या कर पाएंगे, हरा पाएंगे। तो ये वाला एक पार्ट अपन ने देखा। उसके बाद सर अपन ने क्या देखा था, माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट को अपन ने समझा था, कि क्या है माइक्रो एनवायरनमेंट, क्या है आपका मैक्रो एनवायरनमेंट। समझते हैं सर, माइक्रो एनवायरनमेंट काफ़ी छोटा सा एरिया रहता है, स्मॉल एरिया रहता है, इन्फ्लुएंस करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन को रेगुलरली एंड डायरेक्टली।
इसके अंदर सर आपके सप्लायर्स आ जाते, कंज्यूमर्स आ जाते, कॉम्पिटिटर्स आ जाते। दीज आर स्पेसिफिक टू सेड बिजनेस। हर एक बिजनेस के कंप्यूटर्स अलग रहते हैं, कस्टमर्स अलग रहते हैं, सप्लायर्स अलग रहते हैं। तो ये बिजनेस स्पेसिफिक चीज़ें रहती है, वो सारी आपके माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर आ जाती है। मैक्रो एनवायरनमेंट क्या है, तो थोड़ा सा ब्रॉडर टर्म है, ब्रॉडर डायमेंशन पे चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। कंसिस्ट ऑफ इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल एंड अदर फैक्टर्स इसके अंदर जो है यहाँ पे होते है सर। उसके बाद सर अपन आ जाते हैं किसके ऊपर सर, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस के ऊपर, कि कैसे आपके बिजनेस को आप इंटरनेशनल लेवल पे लेके जा सकते हो। काफ़ी सारे सवाल इसके अंदर अपने को देखने को मिलेंगे। सबसे पहला सवाल जो इसके अंदर आ रहा है अपने को, वो आ रहा है सर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोबल बिजनेस, कि अगर आप आपके बिजनेस को ग्लोबल लेना चाहते हो, लेके जाना चाहते हो। इसके अंदर अपन ने एग्जाम्पल डिस्कस किया था अपने मुकेश भाई का, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, कि भाई मुकेश भाई की जो इच्छा है कि वो अपने जो है रिलायंस जियो का बिजनेस है उसको ग्लोबल लेवल पे लेके जाए। सिर्फ इंडिया में रिलायंस जियो नहीं चलना चाहिए, पूरे देश भर में रिलायंस जियो चलना चाहिए, ऐसा उनके दिमाग में ख्याल आया। वो अब अपनी एक मीटिंग बुलाते हैं, मीटिंग के अंदर बोर्ड को जो है वो लोग वो ये आइडिया डिस्कस कर रहे हैं ना। तो ये आइडिया डिस्कस करते वक्त सबसे पहले बेसिकली वो लोग काफ़ी सारी चीज़ों को जो है देखेंगे। क्वेश्चन हमारा ये है सर, क्वेश्चन हमारा ये है, ये तो मैंने जस्ट आपको बताया था क्या एग्जाम्पल अपन ने देखा ताकि आपको याद आ जाए, अच्छा ये वाला एग्जाम्पल अपन ने क्लास में डिस्कस किया था, है ना। यहाँ पर सर क्वेश्चन अपने लिए ये है सर, क्वेश्चन ये है कि अपने ग्लोबल बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अगर आपका बिजनेस ग्लोबल जाना चाहता है तो उसके अंदर क्या खास बात होनी चाहिए, क्या खासियत होनी चाहिए। सबसे पहला सर वो एक कॉन्ग्लोमेरेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर, सबसे पहले वो एक कॉन्ग्लोमेरेट होना चाहिए। कॉन्ग्लोमेरेट मतलब क्या सर, मल्टीपल आपके जो बिजनेस यूनिट होने, मल्टीपल बिजनेस यूनिट से आपके पास अलग अलग बिजनेस यूनिट से कॉमन ओनरशिप के साथ लिंक्ड होने चाहिए, है ना। जैसे कि आपका रिलायंस की अगर अपन बात करें तो एक टेलीकॉम का बिजनेस है, ऑयल एंड नेचुरल गैस का बिजनेस है, रिटेल का बिजनेस है, लेकिन ओनरशिप एक ही है रिलायंस, ओनरशिप एक ही रिलायंस, बिजनेस अलग अलग है ना। और सारे बिजनेस अगर आप देख रहे हो तो कोई लिंक भी नहीं है आपस में, है ना। अलग अलग बिजनेस है, नेचुरल गैस अलग है, टेलीकॉम अलग है, डिजिटल अलग है ना, रिटेल अलग है, लेकिन ओनरशिप एक ही रिलायंस। तो ये हो गया आपका कॉन्ग्लोमेरेट, ये हो गया आपका क्या सर, कॉन्ग्लोमेरेट। इधर उन्होंने भी लिखा भी है सर, मल्टीपल यूनिट्स लिंक्ड बाय कॉमन ओनरशिप, ये हो गया आपका कॉन्ग्लोमेरेट। ये आपका जो है एक खास बात होनी चाहिए आपकी बिजनेस के अंदर, कॉन्ग्लोमेरेट होना चाहिए वो। दूसरा, ये जो जितने भी मल्टीपल बिजनेसेस अपन ने देखे ना रिलायंस के सारे बिजनेस जो है कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज से रिसोर्सेज ड्रॉ करेंगे। स्विमिंग पूल होता है सर, स्विमिंग पूल के अंदर पानी होता है, पानी को हटाओ, उसके अंदर रिसोर्सेज भरो, मैन भरो, अपना लेबर भरो, है ना, मैन पावर भरो, क्या अपना कैपिटल भरो, पैसा भरो, टेक्नोलॉजी भरो, सारे आपके रिसोर्सेज है। सारे रिसोर्सेज जो है आपके जो डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स है ना, चाहे वो रिटेल हो, टेलीकॉम हो, है ना, ऑयल एंड नेचुरल गैस हो, वो सारे बिजनेसेस जो है इसी पूल से जो है क्या करेंगे, इसी पूल से जो है अपने रिसोर्सेज विड्रॉ करेंगे, जो कि कॉमन रहेंगे सबके लिए। उसके बाद सर इनकी स्ट्रैटेजी, जिस स्ट्रैटेजी को ये लोग रिस्पॉन्ड करेंगे ना, वो स्ट्रैटेजी भी आपकी कॉमन रहेगी। ये तीन आपके जो है कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे होने चाहिए आपके ग्लोबल बिजनेस के लिए। उसके बाद सर आपका अगला क्वेश्चन आ रहा है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस के अंदर में स्टेप्स, कि भाई क्या स्टेप्स होंगे, क्या स्टेप्स को फॉलो करके आप आपके बिजनेस को जो है इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाओगे, और उसकी स्ट्रैटेजी आपको बनानी पड़ेगी। आप इंटरनेशनल लेवल पे जा रहे हो तो जो आपकी इंडिया वाली स्ट्रैटेजी है वही स्ट्रैटेजी थोड़ी ना इंटरनेशनल लेवल पे काम करेगी। इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी अलग होगी, इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी थोड़ी सी अलग रहेगी, है ना। इधर का कंज्यूमर अलग है, उधर का कंज्यूमर अलग है। तो जब आप स्ट्रैटेजी उसके लिए बनाने बैठोगे तो क्या स्टेप्स होंगे जो कि आप फॉलो करोगे। सबसे पहला, आप इवेल्युएट करोगे आपकी ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। आप आपके अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट को जो है इवेल्युएट करोगे, है ना। उसको रेट करोगे अपने इंटरनल कैपेबिलिटीज़ के साथ में, रेट करोगे अपने, देखोगे कि यार ये अपॉर्चुनिटी है, ये थ्रेट्स है, क्या मैं उस थ्रेड के लिए सेफ गार्ड डाल सकता हूँ, क्या मेरे पास उतनी कैपेबिलिटी है कि मैं उसके लिए सेफ गार्ड लगा सकता हूँ। ये अपॉर्चुनिटी है, क्या मेरे पास कैपेबिलिटी है, क्या मेरे पास रिसोर्सेज है कि मैं उस अपॉर्चुनिटीज़ को कैपिटलाइज कर सकता हूँ, है ना। ये चीज़ भी आपको जो है देखना पड़ेगा। उसके बाद सर आपका स्कोप डिस्क्राइब करो। जैसे कि मैंने बताया रिलायंस जियो वाईफाई भी देता है ना, ब्रॉडकास्टिंग वगैरह के इसमें भी है, फिर आपकी सिम्स वगैरह भी निकालता है। ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ें आप बाहर जाकर भी करो, हो सकता है सिर्फ बाहर जाकर के आप वाईफाई वाले बिजनेस के अंदर एंटर होना चाहते हो, है ना, ब्रॉडकास्टिंग वाले बिजनेस के अंदर एंटर होना चाहते हो, है ना। तो आप आपका स्कोप डिस्क्राइब करो कि आपके जो ग्लोबल ऑपरेशन है ना, ग्लोबल ऑपरेशन, उसका स्कोप क्या रहेगा, उसका स्कोप क्या रहेगा, ये आपको डिस्क्राइब करना है। तीसरा, आप क्या करोगे, आपके ग्लोबल बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स जो है क्रिएट करोगे, ओबीजे यानी कि ऑब्जेक्टिव्स। तो आप आपके ग्लोबल बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स जो है क्रिएट करोगे। इधर भी आपको मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दिया था, रिलायंस का यहाँ पे जो इंडिया के अंदर ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि यार अपने को सबसे सस्ती सर्विसेज देनी है ना, सबसे सस्ती सर्विसेज देनी है, बिकॉज यहाँ का जो कंज्यूमर है वो जो है थोड़ा सा प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर है। थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ाओगे आपका ब्रांड छोड़ के किसी दूसरे ब्रांड के पास चले जाएगा, है ना। तो आपको यहाँ पे प्राइस को जो है बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता था एज एन इंडियन कंज्यूमर। अगर आप इंडियन कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या रहेगा कि यार सबसे सस्ता देना है। लेकिन अगर आप यूएसए में बिजनेस कर रहे हो, यूएसए में लोग प्राइस सेंसिटिव नहीं है, यूएसए में लोग प्राइस इनसेंसिटिव है, यानी कि उनको फर्क नहीं पड़ता है। अगर तुम प्राइस हाई भी चार्ज कर रहे हो ना तो भी वो तुमको पैसा देंगे, तुम्हारा ही ब्रांड कंज्यूम करेंगे, लेकिन उनको क्वालिटी अच्छा चाहिए। हाँ, अगर क्वालिटी तुम अच्छा नहीं दे रहे हो ना और प्राइस ज़्यादा चार्ज कर रहे हो, वो तुम्हारा प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। उनको चाहिए क्वालिटी, प्राइस तुम कुछ भी चार्ज करो हमको
फर्क नहीं पड़ता। इंडिया के अंदर क्या फर्क पड़ता है, क्वालिटी कैसे भी तो चलेगा, प्राइस हमको जो है हमारे बजट के अंदर आना चाहिए। तो आपके ऑब्जेक्टिव डिफरेंट रहेंगे। वहाँ आपका ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि आप क्वालिटी पे फोकस करो, यहाँ आपका ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि आप प्राइस पे फोकस करो। डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। उसके बाद सर आपका लास्ट जो स्टेप आपका ये आएगा कि आपको जो है डेवलप करना डिस्टिंक्ट कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपका लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी लगा रहे हो आप, अब यहाँ पे लो कॉस्ट रहने की कोशिश कर रहे हो कि आपका कॉस्ट कम रहे, है ना। आपका कॉस्ट कम रहेगा तो आप जो है सस्ते दाम पे जो है प्रोडक्ट ऑफर कर पाओगे, आपकी सर्विसेज ऑफर कर पाओगे। वहाँ आपकी स्ट्रैटेजी कुछ अलग रहेगी, वहाँ पे आपकी स्ट्रैटेजी अलग रहेगी। वहाँ पे आपकी स्ट्रैटेजी हो सकती है डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी हो, कि आप कुछ यूनिक करोगे, है ना, कुछ यूनिक आप करने वाले हो, वहाँ जाकर के इनोवेशन करने वाले हो, उसके लिए प्राइस भी थोड़ा ज़्यादा चार्ज करोगे। तो स्ट्रैटेजी जो है आपकी अलग रहेगी, यहाँ स्ट्रैटेजी अलग रहेगी, वहाँ कुछ स्ट्रैटेजी अलग रहेगी। डिफरेंट जो भी आपकी स्ट्रैटेजी बनती है, जहाँ पर भी आप जा रहे हो वहाँ पे आप वैसी स्ट्रैटेजी जो है बनाओ। तो 4 स्टेप्स आपके जो है आपको फॉलो करने, इवेल्युएट करने, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, अपने कैपेबिलिटीज के साथ रेट करने हैं, अपने स्कोप को डिस्क्राइब करना है आपके ग्लोबल ऑपरेशन का। तीसरा, आपको क्रिएट करना है आपके ग्लोबल बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। चौथा, आपको जो है आपकी को डिस्टिंक्ट कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज है उसको जो है डेवलप करनी है सर। तो ये 4 स्टेप्स आपके जो है आपको फॉलो करने हैं जब आप क्या कर रहे हो, इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी प्लानिंग कर रहे हो सर। उसके बाद सर अपना जो आखिरी क्वेश्चन आ रहा है सर इस पार्ट के अंदर, वो ये आ रहा है कि क्यों बिजनेस जो है ग्लोबल जाना चाहती है ना। रीज़न क्या है जिसके वजह से जो है आप इंडिया को छोड़ के ग्लोबल जाना चाहते हो। कुछ ना कुछ तो रीज़न रहेगा, है ना। ऐसे ही नहीं आपको सपना आया कि चल ग्लोबल जाते हैं तो चलो ग्लोबल चले गए, नहीं, कुछ आपके स्पेसिफिक रीज़न रहेंगे जिस रीज़न की वजह से आप ग्लोबल जाना चाहते हो, है ना। ग्लोबल जाकर के अपनी कंट्री छोड़ करके किसी दूसरी कंट्री में जाकर के बिजनेस सेटअप करना चाहते हो। कुछ रीज़न रहेंगे। क्या रीज़न रहेंगे सर? सबसे पहला रीज़न, आपको ग्रोथ चाहिए, है ना। आपको दिख रही है वहाँ पे काफ़ी सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली है, इसलिए आप जाना चाहते हो। दूसरा, टाइम और डिस्टेंस कम हो जाता है ना। टाइम और डिस्टेंस कम हो जाता है, कम्युनिकेशन एकदम फास्ट हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन एकदम फास्ट हो जाता है। वही बना रहे हो वही बेच रहे हो, काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो रहा है। रादर यहाँ पे बना करके वहाँ ट्रांसपोर्ट करने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा कॉस्ट भी लगेगी, है ना। तीसरा, डोमेस्टिक मार्केट्स नो लॉन्गर एडिक्वेट। आपको लग रहा है जो डोमेस्टिक मार्केट्स यानी कि जिस कंट्री में आपने पहले धंधा शुरू किया था, अब आपको लग रहा है कि यार वो कंट्री मेरे लिए सफिशिएंट नहीं, ये कंट्री में तो मेरा धंधा जो है अच्छा खासा सेटअप हो चुका है। अब मेरे को जो है मेरा जो है ना शेयर बढ़ाना है, मेरे को एक्सपांड करना है, मेरे को ग्रोथ चाहिए। यहाँ पे तो मैंने सारा जो है ना हर जगह जियो जियो चल रहा है ना। हर एक बंदा 90% मार्केट मैंने कैप्चर करके रखा है। 10% छोटे मोटे कॉम्पिटिटर के पास रहने दो, मेरे को इतना ज़रूरी नहीं है वो, है ना। मैं चाहता हूँ थोड़ा बाहर जाकर के अभी बाहर की मार्केट को भी जो है आजमाता हूँ, देखता हूँ वहाँ मैं क्या कर सकता हूँ। तो इसके लिए जो है आप जो है बाहर जाते हो। उसके बाद सर, अवेलेबिलिटी ऑफ चीप रॉ मटेरियल। आपको लग रहा है कि बाहर जो है सस्ता रॉ मटेरियल है, लेबर सस्ता है, अदर रिसोर्सेज जो है बाहर आपको लग रहा है सस्ते हैं, है ना। आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच रही है, यहाँ बनाओगे बाहर भेजोगे, कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह मल्टीपल आपके टैक्सेस वगैरह लगेंगे, है ना। तो आपको जो है वो कॉस्ट आपके लिए रिड्यूस हो जाएगी, है ना। आप इसके लिए क्या करते हो, अपना ऑफिस अपना ब्रांच बाहर ही सेटअप कर देते हो। फॉरेन मार्केट्स टू ओपन अप और ग्रो बिग। आपको लग रहा है जो फॉरेन मार्केट्स है, जो बाहर की मार्केट है, वो बहुत ज़्यादा जो है तेज़ी से बढ़ने वाली है फ्यूचर में जाकर के, वो काफ़ी ज़्यादा उसका बहुत ज़्यादा अच्छा जो है मार्केट बनने वाला है। तो इसलिए बोल रहा हूँ आप मैं अभी से जाके वहाँ पे सेटल हो जाता हूँ। कोलैप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर, टैरिफ रेट्स आपके कम हो गए, ट्रेड बैरियर्स आपके हट गए। तो 2 कंट्री थी पहले, उनके बीच में धंधा नहीं होता था, अब उन्होंने उनका जो डिस्प्यूट था वो सॉल्व कर लिया, रिजॉल्व कर लिया है। अब उन 2 कंट्रीज़ के बीच में आराम से धंधा हो सकता है। से फॉर एग्जाम्पल इंडिया एंड चाइना, पहले उनके बीच में डिस्प्यूट चल रहा था, धंधा सही से कर नहीं पा रहे थे। अब उनका डिस्प्यूट सॉल्व हो गया, दोनों कंट्री ने डिक्लेयर कर दिया है भाई जिसको जिधर जाके करना है धंधा कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपका एक ट्रेड बैरियर था, पहले आप ट्रेड नहीं कर पा रहे थे, बैरियर था, अब वो बैरियर हट गया। अब आप बिंदास जाकर के उस कंट्री में धंधा कर सकते हो। तो आपको एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है, आप जा रहे हो वहाँ पे धंधा करने इसलिए, है ना। तो ये कुछ 7 रीज़न रहेंगे जिसकी वजह से आप जो है ग्लोबल जाना चाहते हो सर। मेरे ख्याल से इतना बात आपको जो है यहाँ तक क्लियर रहेगा। उसके बाद सर अपन आगे बढ़ के अपन ने क्या देखा सर, इंटरनेशनल इन्वायरमेंट के बारे में देखा। इंटरनेशनल इन्वायरमेंट के अंदर अपन ने क्या देखा सर, कि अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ने वाली है, अपना प्रोडक्शन बढ़ने वाला है, और एरिया जो अपन केटर करने वाले वो भी अपना बढ़ने वाला है। पहले सिर्फ इंडिया में गुड्स बनाते थे, वहीं बेचते थे, तो प्रोडक्शन भी लिमिटेड था, कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी लिमिटेड थी, एरिया जिधर अपन हमारा प्रोडक्ट बेचने वाले थे वो भी लिमिटेड था। अब अपन बोल रहे हैं यूएसए में भी जाएंगे, चाइना में भी जाएंगे, यूरोप में भी जाएंगे, एरिया अपना बड़ा कर रहे हैं, है ना, जहाँ पे अपन माल बेचने वाले अपना। तो अपना जो है प्रोडक्शन है वो भी बढ़ रहा है, कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी बढ़ेगी, अलग लॉज एंड रेगुलेशन रहेंगे, है ना। यूएसए में जाएंगे, अलग लॉज एंड रेगुलेशन रहेंगे, अलग टैक्सेशन के लॉज रहेंगे, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ पता नहीं रहेगा, तो कॉम्प्लेक्सिटीज़ वहाँ पे अपनी अलग रहेगी। तो ये सारी चीज़ें आपकी इंटरनेशनल एनवायरनमेंट के अंदर आपको देखने को मिलने वाली है। उसके बाद सर आपका असेसमेंट कैन बी डन एट 3 लेवल। 3 लेवल पर सर आप इसके लिए असेसमेंट कर सकते हो। बेसिकली आपके इन्वायरमेंट की आप स्कैनिंग कर रहे हो, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट की स्कैनिंग कर रहे हो, बेसिकली आप इंटरनेशनल एनवायरनमेंट को एनालाइज कर रहे हो, समझ रहे हो। तो यहाँ पे आप 3 तरीके से जो है आपका
इन्वायरमेंट का एनालिसिस कर सकते हो, इंटरनेशनल इन्वायरमेंट का एनालिसिस कर सकते हो। सबसे पहले सर आपका पहला लेवल आता है सर मल्टीनेशनल इन्वायरमेंटल एनालिसिस। मल्टीनेशनल इन्वायरमेंटल एनालिसिस के अंदर आप क्या करोगे, इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग, एंटिसिपेटिंग एंड मॉनिटरिंग सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स ऑफ ग्लोबल एनवायरनमेंट ऑन लार्ज स्केल। लार्ज स्केल पे सर आप बेसिकली आपके जितने भी डिफरेंट कंपोनेंट्स रहते हैं उनको आप समझोगे, मॉनिटर करोगे, आइडेंटिफाई करोगे और एंटिसिपेट करोगे, प्रिडिक्ट करोगे कि यार भाई क्या कौन सी चीज़ है जो कि मेरे लिए कैसी जो है फ्यूचर में जो है इंटरनेशनल इन्वायरमेंट के अंदर बनने वाली है ना। लार्ज स्केल पे ये सारी चीज़ें आप जो है करने वाले हो मल्टीनेशनल इन्वायरमेंटल एनालिसिस के अंदर। फिर आते हैं सर अलग अपने नेक्स्ट लेवल की तरफ, रीजनल इन्वायरमेंटल एनालिसिस। इसके अंदर सर आप थोड़ा सा और इन डेप्थ इवैल्यूएशन करोगे आपके क्रिटिकल फैक्टर्स का, जो आपको लग रहे हैं फैक्टर्स जो कि आपके लिए क्रिटिकल हो सकते हैं, उनका आप और ज़्यादा इन डेप्थ एनालिसिस करोगे एक स्पेसिफिक जोग्राफिक एरिया के अंदर, है ना। यहाँ पे आपका एम्फोसिस होता है सर डिस्कवर करने के लिए मार्केट अपॉर्चुनिटीज फॉर गुड्स, सर्विस, इनोवेशन इन चूजन लोकेशन। आप एक लोकेशन चूज करोगे, से फॉर एग्जांपल आप जा रहे हो यूएसए, है ना। यूएसए के अंदर आपने एक जगह पकड़ा सर, से फॉर एग्जांपल आपने जो है अलास्का एक जगह पकड़ा, यूएसए के अंदर एक जगह आती है अलास्का, है ना। आपने एक अलास्का करके जगह पकड़ा और आपने बोला इस जगह के अंदर जो है मेरे को मेरा बिजनेस सेटअप करना है, तो उस एरिया स्पेसिफिकली आप जो है आपकी रिसर्च कंडक्ट करोगे, उस एरिया स्पेसिफिकली जो है आप चीज़ों को एनालाइज करोगे, है ना। तो आप थोड़ा सा इन डेप्थ चले गए। आपने पहले यूएसए एज ए कंट्री देख रहे थे आप चीज़ों को, फिर आपने उसके अंदर एक जगह पकड़ी कि भाई किस सिटी में अपन जाकर के अपना बिजनेस सेटअप करेंगे, धंधा करेंगे, तो वहाँ पे आपने जो है इन डेप्थ एनालिसिस किया। और उसके बाद सर अगला लेवल अभी आ रहा है इन कंट्री इन्वायरमेंटल एनालिसिस। यहाँ पे सर आप और भी डीपर जाते हो, स्टडी करते हो आपके सर इकोनॉमिक, है ना, पॉलिटिकल, लीगल, है ना, फिर आपके सोशल, है ना, अलग अलग जितने भी आपके फैक्टर्स होते हैं, ये सारे फैक्टर्स को आप जो है स्टडी करते हो और आपकी जो है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करते हो सर। तो मेरे ख्याल से 3 इन्वायरमेंटल एनालिसिस करने के लेवल्स भी आपको जो है यहाँ पे क्लियर रहेंगे। उसके बाद सर आपका जो है ये यहाँ पे एक और एक क्वेश्चन आ रहा है हमारे लिए कि आपको जो इंटरनेशनल इन्वायरमेंट है, आई मतलब इंटरनेशनल इन्वायरमेंट, ये इंटरनेशनल इन्वायरमेंट किन चीज़ों से जो है कंसिस्ट करेगा। सबसे पहले पॉलिटिकल रिस्क होगा, है ना, गवर्नमेंट का फेवर मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या पॉलिसीज़ वो हमारे लिए बनाएंगे। उसके बाद सर कल्चरल डिफरेंसेस रहेंगे, वहाँ का कल्चर अलग रहेगा, इंडिया का कल्चर अलग रहेगा। एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन, वहाँ डॉलर चलता है, यहाँ रुपी चलता है, तो उसके बीच में जो फ्लक्चुएशन आते रहते हैं वो भी हमको झेलने पड़ेंगे। लीगल कंप्लायंसेज बहुत ज़्यादा हमारे बढ़ जाएंगे। टैक्सेशन इशूज हमारे लिए आ जाएंगे, वहाँ पे टैक्स लॉस अलग रहेंगे, यहाँ पे टैक्स लॉस अलग थे, वहाँ के टैक्स लॉस अलग से समझने पड़ेंगे, है ना। तो वहाँ पे चीज़ें हमारे लिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो इन्वायरमेंट आपका जो इंटरनेशनल इन्वायरमेंट है ये सारी चीज़ों से जो है कंसिस्ट करता है सर। उसके बाद सर अपन ने क्या देखा था, तो उसके बाद अपन ने देखा PLC, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अपन ने जो है देखा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर अपन ने 4 स्टेजेस देखे आपके प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। सबसे पहला स्टेज अपन ने क्या देखा सर, आपका इंट्रोडक्शन स्टेज। इंट्रोडक्शन स्टेज पे क्या हो रहा था, सेल्स ग्रोथ एकदम स्लो चल रही थी, एकदम स्लो सेल्स ग्रोथ थी, नेग्लिजिबल कंपटीशन था, हाई प्राइजेस थे, लिमिटेड मार्केट था और लैक ऑफ अवेयरनेस थी। कस्टमर के वो हमारे प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं था कुछ भी। फिर अपना सेकंड स्टेज आया ग्रोथ। ग्रोथ के अंदर क्या हुआ सर, रैपिड मार्केट एक्सेप्टेंस हुई, है ना, रैपिड हमारी एकदम डिमांड का एक्सपेंशन हुआ, बहुत ज़्यादा डिमांड अपने को अचानक से आने लग गई, प्राइजेस हमारे जो है थोड़े से गिर गए, सस्ते हो गए। इंक्रीज इन कंपटीशन, कंपटीशन हमारा बढ़ गया और हमारी मार्केट जो है ओवरऑल एक्सपांड कर गई। कस्टमर को इसके साथ पूरा का पूरा नॉलेज आ गया, कस्टमर हमारे प्रोडक्ट के बारे में पूरी तरीके से अवेयर है या फिर हमारी सर्विस के बारे में पूरी तरीके से अवेयर है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है तो प्रोडक्ट की यहाँ पे सिर्फ बातें होने वाली है सर। उसके बाद सर आपका आता है सर तीसरा स्टेज जो कि आता है मेच्योरिटी स्टेज। मेच्योरिटी स्टेज पे क्या होता है सर, कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है, मार्केट बड़ी स्टेबलाइज्ड हो जाती है ना, स्टेबल मार्केट बन जाती है। प्रॉफिट हमारा जो है धीरे धीरे जो है नीचे आना शुरू हो जाता है, यानी कि धीरे धीरे प्रॉफिट हमारा कम होना शुरू हो जाता है। कंपटीशन बड़ा स्टिफ हो जाता है, ना ही कोई एंट्री ले रहा है ना ही कोई एग्जिट ले रहा है, जितना कंपटीशन है वैसे का वैसे ही जो है पड़ा हुआ है इंडस्ट्री के अंदर, मार्केट के अंदर में। ऑर्गेनाइजेशन वर्क टू मेंटेन स्टेबिलिटी, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, मेच्योरिटी वाले स्टेज पे ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है सिर्फ और सिर्फ स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, और कुछ उसका गोल नहीं है यहाँ पे। फिर चौथा स्टेज आता है सर आपका डिक्लाइन स्टेज। डिक्लाइन के अंदर क्या होता है सर, एकदम शार्प डाउनवर्ड शिफ्ट होता है, एकदम शार्प डाउनवर्ड शिफ्ट होता है सर, शार्प डाउनवर्ड शिफ्ट होता है आपके सेल्स के अंदर। प्रॉफिट भी आपका जो है एकदम एकदम तुरंत गिर जाता है एकदम से, है ना। न्यू प्रोडक्ट जो है यहाँ पर कंप्लीटली रिप्लेस कर देता है आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को। और यहाँ पर अगर आपको यहाँ पे आपको इंडस्ट्री में रहना है, मार्केट के अंदर रहना है, सर्वाइव करना है बेसिकली अगर आपको, है ना, तो आपको या तो डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा या तो रिट्रेंचमेंट करने वाला। डाइवर्सिफिकेशन और रिट्रेंचमेंट आने वाले चैप्टर 3 के अंदर हम लोग अच्छे से डिटेल में देखेंगे। लेकिन डाइवर्सिफिकेशन बेसिकली जो भी आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसको छोड़ करके आपको कोई दूसरा प्रोडक्ट की तरफ जाना पड़ेगा, कोई दूसरा प्रोडक्ट आपको जो है बनाना पड़ेगा, फिर कोई दूसरा प्रोडक्ट आपको बेचना पड़ेगा। रिट्रेंचमेंट मतलब क्या, जो भी आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है जिसके अंदर आपके लॉसेस हो रहे हैं और उस लॉसेस को आप रिकवर नहीं कर पा रहे हो, सिंपल सी बात है
उस प्रोडक्ट को आपको बंद करना पड़ेगा, यानी कि आप रिटर्न्स कर रहे हो, यानी कि आप पीछे हट रहे हो, उस प्रोडक्ट के प्रोडक्शन से आप पीछे हट रहे हो क्योंकि लॉसेस हो रहा है, नहीं बिक रहा है वो प्रोडक्ट, नहीं चल रहा है मार्केट के अंदर, तो उस प्रोडक्ट को अभी अपने को बंद करना पड़ेगा। बंद कर रहे हो उस प्रोडक्ट को, इसका मतलब है कि अपन रिट्रेंचमेंट कर रहे हैं, यानी कि खत्म कर रहे हो उसको, है ना, अपन रिटर्न्स कर रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, है ना। इसको और भी ज़्यादा डिटेल में चैप्टर 3 के अंदर जो है अपन पढ़ेंगे। फिर सर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एडवांटेजेस टू डायग्नोसिस अ पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट्स और अ बिजनेस। आप इससे बिजनेस को भी जो है यहाँ पे क्या कर सकते हो, डायग्नोस कर सकते हो, समझ सकते हो, या फिर आपके वही प्रोडक्ट के पोर्टफोलियो को भी आप यहाँ पे डायग्नोस कर सकते हो सर। उसके बाद सर अपन ने देखी क्या सर, वैल्यू चेन एनालिसिस का, उसके बाद अपन ने कंसेप्ट देखा। वैल्यू चेन एनालिसिस के कंसेप्ट के अंदर सर एक पॉइंट अपन ने देखा था, क्योंकि जितना ज़्यादा अपने प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू अपन क्रिएट कर रहे हैं अपने कस्टमर के लिए, उतना ज़्यादा अपना प्रॉफिट बनेगा, यानी कि उतना ज़्यादा अपन हाई प्राइस उसके लिए चार्ज उस प्रोडक्ट के लिए चार्ज कर पाएंगे। जितना ज़्यादा हाई प्राइस चार्ज करेंगे प्रॉफिट भी बढ़ेगा, है ना। तो जितना ज़्यादा वैल्यू अपने प्रोडक्ट के अंदर होगा, जितने अपने सर्विसेज के अंदर वैल्यू होगा, उतना ज़्यादा अपना प्रॉफिट भी रहेगा सर। इट इज़ अ प्रोसेस और मेथड यूज बाय स्ट्रेटजीज टू ब्रेक डाउन ईच प्रोसेसेस दैट देयर बिजनेस एम्प्लॉयज। दो कंसेप्ट अपन ने देखे थे, एक वैल्यू क्रिएशन का कंसेप्ट देखा था, जिसके अंदर ये हम लोग समझ रहे थे कि कैसे हम हमारे कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट कर पाएंगे। यह है वैल्यू चेन एनालिसिस। वैल्यू चेन एनालिसिस के अंदर अपन क्या कर रहे हैं, बेसिकली जितने भी प्रोसेसेस हमारे बिजनेस ने जो है एम्प्लॉय करके रखे हुए ना, जितने भी प्रोसेसेस हमारे बिजनेस के अंदर चल रहे, उन सारे प्रोसेस को हम लोग एनालाइज करेंगे, समझेंगे, देखेंगे, और ये देखेंगे कि ऐसा तो प्रोसेस नहीं है जो कि इरेलीवेंट है। यहाँ पे अगर आपको एक एग्जांपल याद आ रहा होगा ना, तो यहाँ पे मैंने आपको वॉच का एग्जांपल दिया था कि हम लोग वॉच मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। वॉच मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमारे पास वेरियस प्रोसेसेस है। सबसे पहले हम लोग जो है हमारा स्ट्रैप बनाते हैं, फिर मेटल के पार्ट्स अपन लोग बनाते हैं, उसके अंदर का जो मशीन रहता है वो बनाते हैं, है ना। ग्लास अपने को लगता है, अगर ग्लास अपने को लगता है तो वो ग्लास अपन जो है प्रोक्योर करके ग्लास वगैरह अपन रेडी करते हैं, उसको इस शेप में कट करते हैं, है ना। डिफरेंट शेप्स है तो उस शेप्स के अकॉर्डिंग अपने को कट करने पड़ते हैं ग्लास को, तो उस शेप में अपन ग्लास को कट करेंगे। और लास्ट में सर अपन ने एक प्रोसेस देखा था इसके अंदर, क्या कि अपन इसके ऊपर एक प्लास्टिक का फिल्म चढ़ा रहे थे, एक प्लास्टिक की इसके ऊपर कवरिंग कर रहे थे, जो कि रिलेवेंट नहीं थी, ना ही इसको कुछ प्रोटेक्शन दे रही थी, या फिर ना ही कुछ उससे मतलब कुछ इससे मतलब ऐसे वैल्यू बढ़ रहा था इस प्रोडक्ट का, है ना। इररिलेवेंट सी चीज़ थी, कॉस्ट बढ़ रहा था, अननेसेसरीली टाइम भी ज़्यादा लग रहा था, इसको पूरा प्लास्टिक से रैप करना पड़ रहा था, जो कि ज़रूरत नहीं थी, कुछ प्रोटेक्शन वगैरह उसको मिल नहीं रहा था, है ना। जस्ट उसको ऐसे ही प्लास्टिक का रैप कर रहे थे अपन, इन्वायरमेंट को भी उससे हार्म पहुंच रहा था, बिकॉज जैसे ही कस्टमर के हाथ में वॉच जा रही थी, सबसे पहले प्लास्टिक रैप उतारता था, फेंक देता था इधर किधर, तो इन्वायरमेंट को भी उससे हार्म बढ़ रहा था। तो अपन ने इस प्रोसेस को देखा करके ये जो हमारा प्रोसेस है ना, प्लास्टिक का फिल्म चढ़ाने के लिए उस वॉच के ऊपर, ये इररिलेवेंट है, ये कुछ वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है, तो उस प्रोसेस को हटाओ। तो वैल्यू चेन एनालिसिस अपन इसके लिए करते हैं, अपने प्रोडक्शन के जो भी प्रोसेस होते हैं ना, उसको अपन एनालाइज करते हैं, देखते हैं कौन सा प्रोसेस है प्रोडक्शन के अंदर जो कि वैल्यू ऐड नहीं कर रहा। अगर कोई ऐसा प्रोसेस अपने को मिल गया जो कि वैल्यू ऐड नहीं करता, जैसे कि ये वाला प्लास्टिक रैप चढ़ाने वाला अपने को प्रोसेस मिला, कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा, हटा दिया उसको। उसको हटाने से कितने ज़्यादा बेनिफिट्स है वो देखो ना, इन्वायरमेंट का कितना बेनिफिट हुआ, अपनी कॉस्ट बच गई, अपना टाइम बच गया, है ना, कितने सारे बेनिफिट्स हुए। तो कस्टमर के लिए भी कुछ एकदम चिक चिक नहीं रहेगी, उसके हाथ में सीधा वॉच आई, वॉच पहन के भाई ने यूज़ करने शुरू कर दिया, है ना, तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मल्टीपल एरियाज में आपको बेनिफिट भी मिलेगा अगर अपन वैल्यू चेन एनालिसिस करते हैं सर, है ना। इससे अपना क्या होगा सर, इससे अपने को फायदे क्या होंगे, वैल्यू चेन एनालिसिस करने से फायदे क्या होंगे, अपना जो सीक्वेंस रहेगा ऑपरेशन का वो इंप्रूव हो जाएगा। एक एग्जांपल मैंने इसको यहाँ पे भी दिया था, वॉच के अंदर ही दिया था, कि इसका जो ग्लास है, जो अपन ग्लास लगाते हैं इधर सामने, ये ग्लास अपन जो है पहले लगा देते थे, तो पहले लगाने से क्या हो रहा था, ये टूट जा रहा था। प्रोसेस अपने को फर्दर इसके बाद भी कुछ प्रोसेस करने पड़ते थे जिसके अंदर ये ग्लास टूट जाता था। तो अपन ने आइडेंटिफाई किया, वैल्यू चेन एनालिसिस अपन कर रहे थे ना, ये आइडेंटिफाई किया कि यार अपन ग्लास पहले लगा रहे, तो फिर अपन ने बोला ये ग्लास पहले नहीं लगाते, ये ग्लास को अपन एंड में लगाते, ताकि ये सीधा पैक होकर के जो है फाइनली जो है अपने डिस्ट्रीब्यूशन का जो भी रहेगा चैनल वगैरह उधर जो है निकल जाए, है ना। तो इसको लास्ट में अपन लगाते, पैकिंग वगैरह हो जाएगी, जैसे पैकिंग लगाने से पहले इसको अपन ग्लास को लगाते तो टूटेगा नहीं, फिर सीधा पैक होगा और जो है आगे निकल जाएगा बेचने के लिए, है ना। तो अपने लिए जो है वो अपने लिए जो है अपन ने आइडेंटिफाई किया, वो सीक्वेंस अपन ने फिर उसके हिसाब से अपने प्रोडक्शन का सेट किया, एफिशिएंसी अपनी बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी कहीं ना कहीं अपनी इनहांस हो जाएगी, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज अपने को मिलेगा, है ना। सीक्वेंस हमारा अच्छा है, एफिशिएंसी हम लोग बहुत अच्छी निकाल पा रहे, कहीं ना कहीं कॉम्प्यूटर से बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। अगर कॉम्प्यूटर से बेटर परफॉर्म कर पा रहे, यानी कि हमारे पास कॉम्पिटेटिव एडवांटेज आ गया, है ना, यानी कि हमारे पास क्या आ गया, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज आ गया। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात सर अपन ने यहाँ पे देखी वैल्यू चेन एनालिसिस के कंसेप्ट के अंदर में। उसके बाद सर अपन ने अगला पार्ट जो देखा था वो देखा था अपन ने 5 मेन एरियाज, 5 मेन प्राइमरी एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे सर एक एक्टिविटीज वाला पार्ट अपन ने देखा था, ये समझा था कि अपने कुछ वेरियस एक्टिविटीज होती है जो कि ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करती है, उसमें से 5 मेन प्राइमरी एक्टिविटीज अपन ने देखा था, और 3-4 सपोर्टिंग एक्टिविटीज भी अपन ने देखी थी। प्राइमरी सपोर्टिंग हम लोग साथ साथ में जो है उड़ाते थे, तो अभी भी अपन साथ साथ में उड़ाएंगे। सबसे पहले सर अपना प्राइमरी एक्टिविटी आ रहा है वो है इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स के अंदर अपन क्या कर रहे हैं ना, रॉ मटेरियल प्रोक्योर कर रहे हैं, है ना। अपन प्रोड्यूसर है, अपन जो है वॉच बनाते, तो इसके जो भी रॉ मटेरियल रहेंगे, फॉर एग्जांपल प्लास्टिक,
रबर है ना, ग्लास है ना, ये सारे मेटल है ना, ये सारे चीज़ अपने लेके आएंगे, रॉ मटेरियल रहेंगे। तो ये रॉ मटेरियल को अपन प्रोक्योर करेंगे, यानी कि इनबाउंड लॉजिस्टिक्स करेंगे, यानी कि माल गाड़ी में भरेंगे और अपने फैक्ट्री तक लेकर के आएंगे, है ना। तो इसके साथ साथ अपनी एक सपोर्टिंग एक्टिविटी आ गई प्रोक्योरमेंट की। माल प्रोक्योर कर रहे, खरीद रहे, लेकर आ रहे रॉ मटेरियल, और वो कैसे लेकर के आ रहे, गाड़ी में लोड कर रहे, ट्रक में लोड कर रहे, और हमारे फैक्ट्री तक पहुंच रहा है, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, है ना। तो प्रोक्योरमेंट सपोर्टिंग एक्टिविटी, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स आपका प्राइमरी एक्टिविटी। इसके अंदर आप क्या करते हो, रिसीव करते हो, स्टोर करते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो इनपुट्स टू प्रोडक्ट एंड सर्विस, बेसिकली और रॉ मटेरियल। उसके बाद सर दूसरा आपका प्राइमरी एक्टिविटी आ रहा है, वो आ रहा है सर ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मिंग द इनपुट्स इनटू फिनिश गुड्स या फिर सर्विस। रॉ मटेरियल तो लेकर के आ गए, अब वो रॉ मटेरियल का क्या अचार डालेंगे, नहीं। हो सकता है अचार बनाने वाली कंपनी जो रहेगी वो उसका अचार ही डालेगी, लेकिन अचार नहीं बना रहे अपन, तो वॉच बना रहे ना यार, तो अपन थोड़ा ना उसका अचार बनाएंगे। हाँ, जो अचार बनाने वाली कंपनी रहेगी, जो रॉ मटेरियल लेके आएगी उससे अचार ही बनाएगी, ये बात सही है। लेकिन सर अपन बना रहे वॉच, तो वॉच के अपन ने सर रॉ मटेरियल प्रोक्योर किया, रबर, ग्लास, स्टील, मेटल वगैरह जो भी अपना रहेगा वो अपन ने प्रोक्योर किया। अब फाइनली अपन इसको कन्वर्ट करेंगे अपने वॉच के अंदर। फाइनली उसको जो भी अपना प्रोसेस रहेगा वो करना उसके ऊपर शुरू करेंगे, और फाइनली इसको वॉच के अंदर अपन कन्वर्ट करेंगे। यानी कि अपन क्या करेंगे, अपने ऑपरेशंस को जो है कंडक्ट करेंगे, जिससे अपने फिनिश गुड्स जो, जिससे अपने रॉ मटेरियल जो है कन्वर्ट हो जाए अपने फिनिश गुड्स के अंदर। इसके लिए सपोर्टिंग एक्टिविटी कुछ है क्या, इसके लिए सपोर्टिंग एक्टिविटी है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। सर मशीनें लगेगी ना, अब ये जो अपन लेकर के आएंगे रॉ मटेरियल, उसको किसी मशीन के अंदर डालेंगे, तभी जाकर के वॉच बन करके निकलेगा। तो मशीनें अपने को लगेगी, मशीन बेसिकली किसके अंदर आ गई, आपकी टेक्नोलॉजी के अंदर ही आ गई, है ना। तो आपका जो है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आपको करना पड़ेगा, नई नई मशीनें आपको लेकर के आनी पड़ेगी। तो एक सपोर्टिंग एक्टिविटी भी अपन ने उड़ा दी, मेन एक्टिविटी भी उड़ा दी अपन ने, अपने रॉ मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करना है फिनिश गुड्स के अंदर में। इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, मशीनिंग करना पड़ेगा, पैकेजिंग करना पड़ेगा, असेंबली करना पड़ेगा, दैट कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। फिर अपन की तीसरी एक्टिविटी आ रही है सर आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स के अंदर क्या हो रहा है सर, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स के अंदर आप क्या कर रहे हो, अभी आपकी वॉच तैयार हो गई, वॉच तैयार हो गई, आपके पास माल रेडी हो गया, आपका एक वॉच का बैच तैयार हो गया, और उस वॉच के बैच को आपको बाहर मार्केट के अंदर बेचना भी तो पड़ेगा। तो आपके वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल रहेंगे। से फॉर एग्जांपल अगर आप ऑनलाइन माल बेच रहे हो, तो अमेजॉन के वेयर हाउस पे आपको आपके माल को भेजना पड़ेगा, फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस पे आपको आपके माल को भेजना पड़ेगा, वहाँ से ऑर्डर आएंगे और वेयर हाउस से फिर ऑर्डर निकलेंगे, तो आपको वहाँ तक पहुँचाना पड़ेगा। वहाँ तक पहुँचाने के लिए आपको अगेन एक ट्रक का ट्रक लगेगा, वो ट्रक में आप आपके फिनिश गुड्स लोड करोगे, वो जाएगा अमेजॉन या फिर फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस के अंदर। अगर आप ऑनलाइन धंधा कर रहे हो, ऑफलाइन धंधा कर रहे हो, तो होलसेलर के पास जाएगा, होलसेलर से रिटेलर के पास जाएगा, तो वही पूरा डिस्ट्रीब्यूशन आपको सेटअप करना पड़ेगा। यानी कि आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स आप करोगे, आपके फिनिश गुड्स को अभी आप आपके फैक्ट्री से बाहर भेजोगे। अच्छा, जब आपके ट्रक में आप गुड्स को लोड करोगे, तो ट्रक में गुड्स क्या अपने आप लोड हो जाएंगे क्या, लेबर लगेगा, लेबर लगेगा, यानी कि क्या, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। लेबर लगेगा ना, लेबर क्या है, इंसान है, तो उसको अपने को मैनेज करना पड़ेगा, प्रॉपर सैलरी देने पड़ेंगे, प्रॉपर वेजेस देने पड़ेंगे, इसको प्रॉपर तरीके से उसको कंपनसेट करके देना पड़ेगा, फैसिलिटीज़ देनी पड़ेगी, पर्क्यूसिट्स देने पड़ेंगे, बेनिफिट्स देने पड़ेंगे, तो उसको सही तरीके से मैनेज करना पड़ेगा, उसको ट्रेन करना पड़ेगा, है ना, उसको हायर करना पड़ेगा। तो एक एचआर मैनेजर लगेगा जो कि ये सारी चीज़ें देगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करेगा। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में सारी जितनी भी प्राइमरी एक्टिविटीज है ना, वहाँ पे आपका इन्वॉल्वमेंट रहेगा ही, ह्यूमन का इन्वॉल्व 5-6 जगहों पे रहेगा ही रहेगा। तो आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट तो हर एक जगह पे, हर एक आपकी एक्टिविटी के लिए जो है सपोर्ट करेगा ही करेगा, है ना। तो यहाँ पे आपका आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स हो गया, आपने कलेक्ट किया आपके फिनिश गुड्स को, स्टोर किया, डिस्ट्रीब्यूट किया आपके प्रोडक्ट्स को कस्टमर को, वेयर हाउसिंग की, मटेरियल आपने हैंडलिंग किया, ये सारी चीज़ें की। उसके बाद सर आपका चौथा एक्टिविटी आ रहा है मार्केटिंग एंड सेल्स, जिसके अंदर आपने मार्केटिंग की, एडवर्टीजमेंट करी, बेचा, आपने सेल किया, है ना। उसके बाद आपकी सर्विसेज वाला अगला एक्टिविटीज विच इनहांसेस और मेंटेनेंस द वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट एंड सर्विस। जो भी आपकी एक्टिविटीज आपकी इनहांस करती है, फिर मेंटेन करती है आपके प्रोडक्ट की वैल्यू को या फिर सर्विस को, तो वो उसके रिगार्डिंग आपको सर्विस देनी पड़ती है। यहाँ पे अपन ने एग्जांपल क्या दिया था, साइकिल, अपने अमेजोन से साइकिल ली, है ना। नॉर्मली अगर आप किसी दुकान से जाके साइकिल लो, तो आपको 1 पीस पे साइकिल मिलती है, सीधा आप चला करके लेके आते हो। अमेजोन से साइकिल ऑर्डर करते हो तो 1 पीस में साइकिल नहीं मिलती, पार्ट्स मिलते हैं उसके। फिर आपको एक बंदे को आपके घर पर बुलाना पड़ता है इंस्टॉलेशन के लिए, जो कि उस साइकिल को इंस्टॉल करके देगा आपको, है ना। तो सर्विस आपको देनी पड़ रही है ताकि उस प्रोडक्ट की वैल्यू मेंटेन हो। अगर वही पार्ट्स अगर आप अमेजोन दे दे और उसके रिगार्डिंग कुछ सर्विसेज ना दे इंस्टॉलेशन की, तो फिर मतलब बंदा कुछ यूज़ ही नहीं कर पा रहा है ना, तो उसकी वैल्यू मेंटेन नहीं हो रही है प्रोडक्ट की। तो उसकी वैल्यू मेंटेन करने के लिए अमेजोन को वो सर्विस भी देनी पड़ेगी इंस्टॉलेशन की, ये बात अपने को यहाँ पे याद रखनी है। उसके साथ सर एक लास्ट सपोर्टिंग एक्टिविटी भी अपनी बची हुई है इंफ्रास्ट्रक्चर। अब यह फैक्ट्री भी तो लगेगी, गुड्स बनाने कहाँ बनाओगे, रास्ते पे बैठ के बनाओगे नहीं, फैक्ट्री भी बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, है ना। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर की सपोर्टिंग एक्टिविटी भी आपको लगेगी, यार इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाना पड़ेगा, जहाँ पे कोई तो जगह होनी चाहिए जहाँ पे बैठ के गुड्स वगैरह मैन्युफैक्चर होंगे, स्टोर होगा, वेयर हाउस वगैरह लगेगा, है ना। तो वो सारी चीज़ों के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी लगेगा। तो ये आपकी सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ हो गई और आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज़ होगी। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से जो है दिमाग में फिट बैठ गया रहेगा। सर उसके बाद सर अपन ने क्या देखा था, माइकल पॉटर का 5 फोर्स मॉडल देखा था अपने इंडस्ट्री को समझने के लिए, है ना। माइकल पॉटर का 5 फोर्स मॉडल देखा था अपन ने इंडस्ट्री को समझने के लिए। ये जो है यहाँ पे मेरे पास जो हैंड रिटन का PDF है ना,
उसके अंदर ये PDF कुछ इस तरीके से आया हुआ है कि मैं इस PDF से जो है इस पार्ट को रिवाइज नहीं करूँगा, अपने जो मेन नोट्स है इसी से रिवाइज करूँगा। लेकिन आपने ये जो है अच्छे से जो है बना लिए रहेंगे अपने फ़ोन को टेढ़ा वेढ़ा करके। मैं यहाँ पे उसको स्क्रीन को टेढ़ा नहीं कर पा रहा हूँ अपनी लैपटॉप पे, इसलिए तुमने तो फ़ोन को रोटेट करके वो लिख लिया रहेगा अपने बुक में, तो तुम उसी से रिवाइज करना। मैं अपने नोट से जो है फटाफट इसको रिवाइज करवा देता हूँ। पॉटर के 5 फोर्स मॉडल को अपन ने समझा था अपनी इंडस्ट्री को समझने के लिए। सबसे पहला इसके अंदर अपन ने क्या चीज़ समझी थी, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, कि अपने नए एंट्रेंट का अपने को खतरा रहेगा। पहला फोर्स ये था। इसके अंदर से खतरा क्यों है सर, न्यू एंट्रेंट से अपने को थ्रेट क्यों है, बिकॉज वो इंडस्ट्री के अंदर आएगा तो क्या करेगा, अपना जो सप्लाई है उसको बढ़ाएगा, प्राइस को जो है कम करेगा, है ना। उसके साथ हमारा मार्केट शेयर को थोड़ा बहुत छीनेगा हमसे, है ना। हमारा जो सप्लाई है उसको बढ़ा देगा, प्राइसेस कम हो जाएंगे, है ना। तो इसकी वजह से सर हमको दिक्कत होती थी। अच्छा, अगर हमको इसको अंदर इंडस्ट्री के अंदर एंट्री लेने से रोकना है तो हम उसको कैसे रोक सकते हैं, कुछ बैरियर्स है हमारे पास जिससे हम ये जो है उसकी एंट्री को अपन रोक सकते हैं। कौन से बैरियर्स है, सबसे पहला कैपिटल रिक्वायरमेंट, उसके लिए एक बैरियर है। उसके पास पैसा कम होगा, पैसे की उसको ज़रूरत होगी शुरुआत की स्टेजेस पे, उसके बाद इतना पैसा नहीं रहेगा तो इतना सारा टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा। हमारे पास तो हम तो काफ़ी टाइम से, हमारे पास तो अच्छा खासा पैसा है, एकदम ईजी आसानी से उसको जो है अपन भगा देंगे इंडस्ट्री से। दूसरा, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, हम लोग तो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम तो लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, हमारा पर यूनिट कॉस्ट कम है। वो तो छोटे स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग करेगा, अभी अभी आया मार्केट के अंदर, तो उसका पर यूनिट कॉस्ट हाई रहेगा। हम लोग सस्ता प्रोडक्ट देंगे, वो उसको थोड़ा महंगा महंगा प्रोडक्ट देना पड़ेगा। नया बंदा ऑलरेडी महंगा दे रहा है, क्यों लोग उसका माल खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे। आराम से जो है उसको जो है उसकी एंट्री अपन ब्लॉक कर दी अपन ने। तीसरा, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, अपन यूनिक बनाते हैं। नाइकी के जॉर्डन्स, है ना, नाइकी के जॉर्डन्स जो है आपके क्या थे, बैरियर थे एंट्री के लिए, यूनिक बना रहा है, नाइकी बनाता है वैसे जॉर्डन्स, और कोई नहीं बना पाता है ना, सिर्फ नाइकी बना पाता है, बाकी लोग कॉपी कर लेते हैं, लेकिन नाइकी वाला फील, नाइकी वाला टच कोई नहीं दे पाता उसको, है ना। तो अपना प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन वाला एक पार्ट हो गया। चौथा, स्विचिंग कॉस्ट, अपन ने स्विचिंग कॉस्ट बढ़ा रखी है। अपना अपना मतलब मेरा प्रोडक्ट जो है बहुत सस्ता है, अब वो बंदा आ रहा है नया प्रोडक्ट लेकर के, उसके पास इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल नहीं है ना, उसका पर यूनिट कॉस्ट ज़्यादा है। सी फॉर एग्जाम्पल वो 20 रुपये चार्ज कर रहा है, मैं 15 रुपये चार्ज कर रहा हूँ। अगर कस्टमर को स्विच करना है और उसका प्रोडक्ट लेना है तो 5 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। वो जो 5 रुपये एक्स्ट्रा कंज्यूमर को देने पड़ रहे हैं ना, वही उसका स्विचिंग कॉस्ट हो गया। वो स्विचिंग कॉस्ट किसने क्रिएट किया, अरे मैंने क्रिएट किया, क्योंकि मैंने मेरा प्रोडक्ट को सस्ता रखा, मैंने इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल अचीव करी। मैं 15 रुपये दे रहा हूँ, वो 20 रुपये पे दे रहा है, 5 रुपये का एक्स्ट्रा कॉस्ट देना पड़ेगा। उस कॉस्ट को स्विचिंग कॉस्ट बोल रहे हैं, उस कॉस्ट को अपन क्या बोल रहे हैं, स्विचिंग कॉस्ट बोल रहे हैं। तो स्विचिंग कॉस्ट एक बैरियर होगा, है ना, उसके लिए। उसके बाद ब्रांड आइडेंटिटी एक बैरियर होगी। छोटी मोटी कंपनी की वॉच है, मैं हूँ जी शॉक, है ना, अभी कोई जी शॉक की कंपनी की वॉच खरीदेगा या फिर ये छोटी मोटी वॉच खरीदेगा, जी शॉक खरीदेगा ऑब्वियसली, क्यों, ब्रांड आइडेंटिटी है ना। तो ब्रांड आइडेंटिटी आपके लिए एक बैरियर की तरह काम करेगी। एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, शार्क टैंक का अपन ने यहाँ पे एग्जांपल लिया था कि शार्क टैंक के अंदर क्या होता है सर, आपका कोई भी ऐसे क्विक कॉमर्स वाला ब्रांड आता है, चिप्स का, चॉकलेट का, कॉफ़ी का, है ना, वो लोग बोलते हैं कि हम लोग क्विक कॉमर्स पे नहीं है। तो वो बोलते क्यों नहीं हो क्विक कॉमर्स के, बड़े प्लेयर्स एंट्री नहीं लेने देते। बड़े प्लेयर्स क्यों नहीं एंट्री लेने देते, क्योंकि उनके पास पैसा है, उनके पास क्विक कॉमर्स को वो लोग ज़्यादा लिस्टिंग फी देते हैं कि भाई हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा जल्दी लिस्ट करो, हमारे प्रोडक्ट को ही सामने फ्रंट पेज पे दिखाओ, हमारा प्रोडक्ट बिकना चाहिए। छोटे मोटे जो आपकी स्टार्टअप्स वगैरह रहते हैं वो एंट्री नहीं ले पाते इसके वजह से, क्यों, क्योंकि उनको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का एक्सेस नहीं मिल रहा है। क्विक कॉमर्स का जोमेटो, ब्लिंकिट, है ना, इनका उनको एक्सेस नहीं मिल रहा है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्विगी, जोमेटो, इन पे भी ये सारी चीज़ें होती है ना, कि आपके छोटे जो आपके होटल वाले, उनको स्विगी जोमेटो पे जो है लिस्टिंग जल्दी से नहीं मिलती है ना। बड़े बड़े को अच्छे से मिल जाती है, वो लोग ज़्यादा लिस्टिंग फी दे देते हैं, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के प्रति आपको जो है एक्सेस नहीं मिल पाएगा आपके नए कमर्स को, न्यू एंट्रेंट्स को, ये एक उनके लिए जो है बैरियर की तरह काम करेगा। पॉसिबिलिटी ऑफ एग्रेसिव रिटेलिएशन, इसके अंदर पेपर ने एग्जाम्पल देखा था क्या, कि तुम जो है से फॉर एग्जाम्पल मैं 15 रुपये पे कोई चीज़ बेच रहा हूँ, तुम लोग 12 रुपये पे एक चीज़ लेकर के आए, मेरे पास तो इकोनॉमी ऑफ स्केल थी, मैंने उसी चीज़ को 8 रुपये की कर दी। अब बता इससे नीचे तू कैसे लेकर आ पाएगा, है ना। तुमने सोचा था कि मैं जो है मेरा प्राइस जो है छेड़ूंगा नहीं, मैं मेरा जो प्राइस है उतना ही रहूँगा, या फिर जितना प्राइस जो है तुम लेकर के आ रहे हो मैं उस प्राइस पे आ जाऊँगा। लेकिन मैंने उससे भी जो है मेरा प्राइस नीचे सेट कर दिया, और मैं बहुत पहले टाइम से हूँ। और एक अच्छे एग्जांपल है, समझ सकते हैं इसको, अपन ने सैमसंग का यहाँ पे एग्जांपल लिया था। से फॉर एग्जांपल मैं सैमसंग का फ़ोन बना रहा हूँ, सैमसंग का फ़ोन 30,000 का मिल रहा है, आप जो है आपका फ़ोन 28,000 पे लेकर के आ रहे हो। नया बंदा, नया ऑर्गेनाइजेशन 28,000 पे फ़ोन लेकर के आ रहा है। सैमसंग ने देखा अच्छा ठीक है 28,000 पे लाएगा, चल ठीक है, मैं मेरा जो 30,000 का फ़ोन है ना उसको सीधा 20,000 करता हूँ, देखते अभी तू कैसे तेरा फ़ोन बेच पाएगा। तुम नीचे अपने प्राइस को गिरा ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुमने अभी अभी एंट्री ली है, तुम्हारे पास इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल नहीं है। और सैमसंग ने अपना फ़ोन 30,000 में 20,000 पे बेच रहा है, तो कोई पागल है क्या तुम्हारा फ़ोन खरीदेगा। सैमसंग इतनी अच्छी कंपनी, उसने अपना इतना महंगा मोबाइल इतना सस्ता कर दिया, तो लोग ऑब्वियसली बात है उसका ही प्रोडक्ट खरीदेंगे, है ना, क्योंकि इतने सस्ते दाम में मिल रहा है, खुद सैमसंग दे रहा है ना। इतना अच्छा फ़ोन 30,000 वाला 20 में दे रहा है, तो मैं तो वही खरीदूंगा, तेरा प्रोडक्ट क्यों खरीदूंगा 28 वाला, मैं नहीं खरीदूंगा ना। तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि वो एग्रेसिव रिटेलिएशन दे, इतना एग्रेसिव रिटेलिएशन देगा तुमने भी नहीं सोचा था। तुमने सोचा था यार ज़्यादा से ज़्यादा 28 पे बेच देगा, या फिर 26, 27 पे बेच देगा, थोड़ा बहुत मैं कर लूँगा नीचे 19, 20, है ना, लेकिन उसे सीधा 20 कर लिया। अब तुम 19, 20 ही नहीं कर पा रहे हो अपना,
है ना। तो ये सारे आपके बैरियर्स रहेंगे जिससे आप आपके नए एंट्रेंट को जो है रोक सकते हो। उसके बाद अगला फोर्स अपन ने जो देखा था वो देखा था बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। बार्गेनिंग पावर और बायर्स के अंदर सिंपल सी बात है, एक ही क्वेश्चन था कि कब आपका बायर जो है डोमिनेंट रहेगा। जब उसको पूरी नॉलेज रहेगी हर एक सब्सटीट्यूट्स वगैरह की, है ना, हर एक अल्टरनेटिव वगैरह की उसको जब पूरी नॉलेज रहेगी, जब वो अच्छा खासा अमाउंट ऑफ स्पेंड कर रहा है मनी, बड़ा बड़ा बायर है, तब आपका जो है वो डोमिनेट करेगा आपके सेलर को, यानी कि बार्गेनिंग वगैरह ज़्यादा करेगा, नेगोशिएशन वगैरह ज़्यादा करेगा, है ना। जब उसको प्रोडक्ट जो है इतना क्रिटिकल नहीं है, उसके लिए प्रोडक्ट जो है मतलब ठीक है, मिला तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी चल जाएगा, मेरे को मेरे लिए इतना क्रिटिकल नहीं है वो प्रोडक्ट, है ना। तो ये जो है तभी जो है आपका क्या रहेगा, बायर जो है डोमिनेंट रहेगा सर। उसके बाद सर आपके आ जाते हैं सप्लायर्स के ऊपर। सप्लायर कब डोमिनेट करेंगे आपके सेलर के ऊपर, सप्लायर आपके बायर के ऊपर कब डोमिनेट करेगा। सेलर मैं इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो कंपनी है वो उससे रॉ मटेरियल खरीद रही है ना, तो कंपनी जो है उसके लिए बायर है, आपकी सप्लायर के उसके उसके सप्लायर के लिए, है ना। तो सर आपके जो है सप्लायर कब डोमिनेट करेगा आपकी फर्म के ऊपर, आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, जब प्रोडक्ट बड़ा क्रूशियल है बायर के लिए, तब वो डोमिनेट करेंगे। जब स्विचिंग कॉस्ट वो जो है आपके लिए स्विचिंग कॉस्ट बढ़ा सकते हैं, इसका अपन ने एग्जांपल दिया था तारक मेहता के उल्टा चश्मा से, है ना। वो वाला अगर आपने लेक्चर 17 के अंदर ही अपन ने मेरे ख्याल से डिस्कस किया था क्लास में, मेरे को याद आ रहा है, तो वो वाला आप लेक्चर ध्यान से देखना था, तो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल समझेगा। तारक मेहता का अपन ने एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्कस किया था, सकाराम वाला पेंट वाला, उसने कॉल करके बोला कर कि भाई इधर काम नहीं करने का, ये लोग ऐसे वगैरह वगैरह वगैरह, है ना। तो वो चीज़ आप जाकर के देख लेना, उसके अंदर मैंने आपको समझाई है लेक्चर में। दे आर मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन देयर बायर्स, अपने बायर से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, यानी कि बायर को जो है बायर से ज़्यादा नॉलेज है, उनको पता है करके यार कौन सा क्या सब्सिट्यूट है, कौन सा जो है किधर से उनको सस्ते में मिल सकता है। लेकिन उनको ये बात भी पता है कि उनके बायर को ये चीज़ नहीं पता है। जब उनके बायर को ये चीज़ नहीं पता है, बायर इतने बारे में उन चीज़ों के बारे में उतना अवेयर नहीं है, तो उस चीज़ का वो फायदा उठाते हैं, बेसिकली बायर के भोलेपन का फायदा उठाते हैं वो लोग यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पर जो है आपका जो है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर भी अपन ने देख लिया। चौथा जो फोर्स अपने लिए आ रहा है वो आ रहा है सर द नेचर ऑफ राइवलरी इन इंडस्ट्री, क्योंकि क्या आपकी इंडस्ट्री के अंदर नेचर ऑफ राइवलरी बनती है ना। तो इधर आपके लिए क्वेश्चन ये आ रहा है कि अगर आपका जो है यहाँ पे जो है कंपटीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा आपकी इंडस्ट्री के अंदर, तो प्रॉफिटेबिलिटी भी कम होगी, है ना। अगर कंपटीशन आपकी इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, कट थ्रोट कंपटीशन है, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम रहेगी। तो ऐसा क्यों होता है सर, ऐसा इसके लिए होता है क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर एक लीडर होता है ना। इंडस्ट्री के अंदर लीडर होगा तो प्राइस वॉर्स नहीं होंगे। उसके बाद सर नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स है, बहुत सारे कॉम्पिटिटर है, आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, सब लोग सस्ते में देने की कोशिश कर रहे हैं, मैं सस्ता दूंगा, मैं सस्ता दूंगा, मैं सस्ता दूंगा। प्रॉफिट इसलिए कम हुए जा रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा रहती है, उसकी वजह से प्रॉफिट एक हमारा कम रहता है। तो बेसिकली प्रॉफिट कम क्यों होता है ना, प्रॉफिट कम क्यों होता है, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर आपके लीडर है, प्राइस वॉर करने नहीं देता, कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा है, फिक्स्ड कॉस्ट अपनी जो है बहुत ज़्यादा है, एग्जिट बैरियर्स कम है ना। अपन जितना भी प्रॉफिट कमा रहे हैं, सोच रहे हैं कि प्रॉफिट कमा करके इंडस्ट्री छोड़ के निकल जाएंगे, यहाँ पे इंडस्ट्री छोड़ने को ही नहीं मिल रही, क्यों, क्योंकि एग्जिट बैरियर लगा पड़ा है। उसके बाद सर आपका जो है प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन, है ना। प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन है कि आपका जो है यूनिक प्रोडक्ट है, मार्केट के अंदर एक ऐसा कॉम्पिटिटर है जो कि यूनिक प्रोडक्ट निकालता है, तो लोग उसी का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, मेरा प्रोडक्ट खरीद ही नहीं पड़ रहे, क्यों, क्योंकि मैं प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पा रहा हूँ। उसके बाद सर ग्रोथ बड़ी स्लो है, तो प्रॉफिट भी जो है आपका धीमे धीमे बढ़ेगा या फिर नहीं बढ़ेगा, तो इसकी वजह से सर जो है आपको जो है प्रॉफिट जो है ज़्यादा जो है आपको नहीं कमाने को मिलता है सर। लास्ट जो हमारा माइकल पॉटर के 5 फोर्स मॉडल के अंदर लास्ट जो हमारा फोर्स है वो है थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट्स के अंदर हम लोग ये बोल रहे हैं कि यार हमारे अगर किसी प्रोडक्ट का सब्सटीट्यूट है, कोई एक स्ट्रैटेजिक अल्टरनेटिव है हमारे प्रोडक्ट का, तो फिर कंज्यूमर जो है ईजिली जो है अपना जो है हमारे ऊपर ज़्यादा डोमिनेट करेगा। हमारा जो बायर है वो हमारे ऊपर, आपके सेलर के ऊपर ज़्यादा डोमिनेंट रहेगा, क्योंकि उसको पता है यार अगर मेरे को ये प्रोडक्ट नहीं मिला, मेरे पास दूसरा सब्सटीट्यूट है, मैं वो जाके खरीद लूँगा, है ना। पनीर नहीं मिला टोफू खरीद लूँगा, टी नहीं मिली कॉफ़ी पी लूँगा, है ना। तो आपके पास जो है सब्सटीट्यूट जितने ज़्यादा है अगर आपके प्रोडक्ट के, उतना ज़्यादा आपके लिए जो है खतरा बना रहेगा सर। तो ये वाला पार्ट अपन ने देखा था। वापस आ जाते हैं अपन अपने हैंड रिटन नोट्स के अंदर। सिर्फ इतना ही पार्ट मेरे को इधर से रिवाइज कराना था, बिकॉज ये देख रहे हो ना थोड़ा सा ऐसा घुमा हुआ चाहिए, वो रोटेट नहीं हो रहा है मेरे इधर, है ना। उसके बाद सर अपन ने एक चीज़ देखी थी, एक अगला कंसेप्ट अपन ने यहाँ पे देखा था, किसका, एक्सपीरियंस कर्व का अपन ने जो है यहाँ पे कंसेप्ट देखा था। एक्सपीरियंस कर्व के अंदर अपन ने यहाँ पे क्या देखा था, एक्सपीरियंस कर्व को अपन लर्निंग कर्व भी बोलते। सिंपल सी बात यहाँ पे अपन ने देखी थी, जितना ज़्यादा अपन जो है रिपीटेटिव टास्क करते हैं ना, यहाँ पे अपन ने अपने सीए स्टूडेंट का एग्जाम्पल दिया था कि यार अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लगते, लेकिन उससे अच्छा ये होता है कि अपनी स्पीड बढ़ जाती है ना। एक क्वेश्चन जो कि अपन पहले अटेम्प्ट में देख रहे थे, उससे जिसके को सॉल्व करने के लिए अपने को 30 मिनट्स लग रहे थे, वही तीसरे अटेम्प्ट में अपने को सिर्फ 15 मिनट 10 मिनट लगते, क्योंकि वही क्वेश्चन है, बार बार अपन देख रहे हैं उसको, तो अपनी जो है अपने को याद हो जाता है, अपनी एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जितना ज़्यादा आप जो है एक पर्टिकुलर टास्क को जो है बार बार परफॉर्म करोगे ना, आपकी एफिशिएंसी उस पर्टिकुलर टास्क के अंदर बढ़ जाएगी। क्यों ऐसा होता है, बिकॉज ऑफ योर एक्सपीरियंस कर्व। आप सीखते जा रहे हो, समझते जा रहे हो, आपको वही टास्क जो है बार बार करने को मैं दे रहा हूँ, तो आपका लर्निंग कर्व जो है बढ़ता जाता है और आपको एक्सपीरियंस आ जाता है, तो आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है ना। उसके अंदर सर अपन ने बस इतना ही कंसेप्ट इसके अंदर अपन ने देखा था। उसके बाद सर अपन देखते वैल्यू क्रिएशन वाला पार्ट अपन ने देखा था। वैल्यू क्रिएशन के अंदर अपन ने सिंपल समझा था कैसे आप आपके कस्टमर के वैल्यू क्रिएट कर सकते हो। आप कैसे उसको आप कुछ अच्छे फीचर्स दो,
अच्छी क्वालिटी दो, है ना, अवेलेबिलिटी करवा के दो, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट आप लिमिटेड प्रोडक्शन कर रहे हो उसका, लिमिटेड सप्लाई कर रहे हो उसका, है ना। अच्छे से उसको सप्लाई दो, अगर वो डिमांड दे रहा है तो उसको प्रॉपर सप्लाई दो। ऐसा नहीं कि उसकी डिमांड के साथ खेलो कि अच्छा तू डिमांड दिखा मैं सप्लाई करूँगा ही नहीं, तो डिमांड देते रहे, मैं मेरे बस थोड़े से एकदम 2 3 4 पीस लेकर आऊँगा प्रोडक्ट के, और तुम बाकी जो मेजर ऑफ द कंज्यूमर है वो ऐसे ही बैठे रहेंगे, है ना। तो उसको अवेलेबल करवा के दो, हर एक प्लेटफॉर्म पे अपना प्रोडक्ट को लिस्ट करो, अमेजोन पे हो, फ्लिपकार्ट पे हो, उसके किसी आसपास रिटेल स्टोर पे हो, जिधर भी तुम्हारा प्रोडक्ट जो है तुम उसको अवेलेबल करवा के दे सकते हो, वहाँ पर तुम उसको अवेलेबल करवा करके उसके लिए वैल्यू क्रिएट कर सकते हो, है ना। हो सकता है एक प्रोडक्ट है जो कि सिर्फ ऑनलाइन बिक रहा था, लेकिन उसको नीड थी कि मेरे को आज के आज ही प्रोडक्ट चाहिए, तो तुमने किसी रिटेल स्टोर में उसके लिए जो है उस प्रोडक्ट को अवेलेबल करवा दिया उसके आसपास के एरिया के, तो वो उसके लिए एक आपने वैल्यू क्रिएट करके दी, उसके लिए थोड़ा सा आपको ज़्यादा पैसा देगा वो, है ना। ड्यूरेबिलिटी, वॉच का अपन ने इसके अंदर क्लास में बहुत अच्छे से एग्जाम्पल डिस्कस किया था, मेरे ख्याल से तुमने देखा हुआ रहेगा, तो तुमको अच्छे से पता होगा ये चीज़, है ना। उसके बाद सर परफॉर्मेंस, तुम अपनी परफॉर्मेंस अच्छे रखो प्रोडक्ट की, तो तुम आप उसके लिए वैल्यू क्रिएट कर पाओगे। वैल्यू इंक्रीज द वर्थ ऑफ गुड्स, सीधी सी बात है, जितना ज़्यादा वैल्यू आपके गुड्स के अंदर होगा उतना ज़्यादा उसका जो है वर्थ भी इंक्रीज हो जाएगा, उतना ज़्यादा प्राइस आप उसके लिए चार्ज कर पाओगे। हाउ प्रॉफिटेबल अ कंपनी बिकम्स डिपेंड्स ऑन, तीन चीज़ें सर, एक अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आ रहा है, तब तीन चीज़ें हैं, इन तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनोगे, कितना ज़्यादा आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल बनेगी। सबसे पहला, कितना वैल्यू आप आपके कस्टमर के लिए क्रिएट कर पा रहे हो, क्या प्राइस आप आपके कस्टमर से चार्ज कर रहे हो, और कितना कॉस्ट आपको लग रहा है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। इन तीन चीज़ों के ऊपर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है डिपेंडेंट रहेगी सर। उसके बाद सर आपका अगला क्वेश्चन आता है सर, आपकी कैसे आप जो है कॉम्पिटेटिव एडवांटेज जो है अचीव कर सकते हो। कॉम्पिटेटिव एडवांटेज आप दो तरीके से अचीव कर सकते हो, इनका कहना है या तो डिफरेंशिएट करके, यूनिक प्रोडक्ट बना करके, या तो कॉस्ट एडवांटेज लेकर के, यानी कि सबसे सस्ता प्रोडक्ट बना करके और सबसे सस्ता प्रोडक्ट अपने मार्केट के अंदर बेचने के लिए। वैल्यू ओवर एंड अबव द सेलिंग प्राइस इज बेसिकली और वैल्यू क्रिएशन। एक प्रोडक्ट है मेरा 200 रुपये का प्रोडक्ट है, लेकिन कस्टमर बोल रहा है भाई इस प्रोडक्ट के लिए ना मैं तुमको को 300 रुपये भी देने के लिए तैयार हूँ, तो मेरे को मैं तू बोलेगा ना इसके 300 रुपये देने, तो मैं तेरे को 300 रुपये भी दूंगा। तो 100 रुपये जो ओवर एंड अबव अपने सेलिंग प्राइस के दे रहा है ना 200 रुपये के ऊपर, वो उसका जो है वो अपना जो है क्या होगा, वैल्यू क्रिएशन होगा। कुछ ना कुछ तो अपन उसको ऐसा वैल्यू ऑफर करते हैं जिसके लिए अपने को ज़्यादा देने के लिए भी तैयार है। वो जिस पर्टिकुलर चीज़ के लिए अपने को ज़्यादा देने के लिए तैयार है ना, वो है अपने लिए अपनी वैल्यू, है ना। उतना अपन ने वैल्यू उसके लिए क्रिएट किया। उसके बाद सर क्या करो, कस्टमर एनालिसिस करो, अपने कस्टमर को समझो। इसके अंदर अपन ने क्या किया सर, इसके अंदर अपन ने उसका जो है डिसीजन मेकिंग वो कैसे करता है। इधर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन ने देखा था कि वो डिसीजन मेकिंग कैसे करता है। दो तरीके से उसका जो है डिसीजन इन्फ्लुएंस हो सकता है, उसका बिहेवियर इन्फ्लुएंस हो सकता है। एक तो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, दूसरा इंटरनल इन्फ्लुएंस। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस में कैसे उसका इन्फ्लुएंस हो सकता है सर, बिहेवियर, एडवर्टीजमेंट देख ली, पीयर रिकमेंडेशन आ गया, है ना, इसकी वजह से वो जो है उसका जो है बिहेवियर इन्फ्लुएंस हो सकता है ना। उसके साथ उसके बाद क्या सर, इंटरनल इन्फ्लुएंस होता है कुछ। इंटरनल इन्फ्लुएंस कैसे होगा, इंटरनल इन्फ्लुएंस वो सारे आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर जो कि इंटरनली आपके कस्टमर के दिमाग में चलते हैं, आपके डिसीजन मेकिंग के पावर को जो कि अफेक्ट कर सकते हैं, वो सारे इंटरनल इन्फ्लुएंसेस से आपका बिहेवियर जो है बदल सकता है। उसके बाद सर आपका डिसीजन मेकिंग का अपन ने प्रोसेस देखा कि क्या आपके स्टेजेस रहेंगे डिसीजन मेकिंग के अंदर। सबसे पहले आप क्या करते हो, प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करते हो। लैपटॉप का मैंने एग्जांपल दिया था यहाँ पे कि भैया मैं लॉकडाउन था, मेरे को लैपटॉप चाहिए था, लेक्चर्स देखने थे घर बैठ के, बड़ी स्क्रीन की ज़रूरत थी, तो एक प्रॉब्लम मेरे को दिखी वहाँ पे। उसके बाद सर मैंने डिज़ायरेबल अल्टरनेटिव वहाँ पे लिस्ट किए, HP का है, डेल का है, लेनोवो का है एसर का है ना। उसके बाद मैंने इन्फॉर्मेशन जो है ढूंढने की कोशिश की, गूगल किया, यूट्यूब पे जाके रिव्यू देखा, दोस्तों से बात की, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी, और फाइनली मेरा जो चॉइस है वो मैंने ले लिया कि मेरे को एसर का लैपटॉप लेना है, वो मैंने फाइनली परचेस कर लिया, है ना। इसके बाद सर आपका लास्ट जो स्टेप आता है, फाइनल चॉइस के बाद भी आपकी जो है डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस वो रुकता नहीं है, आप पोस्ट डिसीजन प्रोसेस करते हो, पोस्ट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस करते हो। बेसिकली आप इवेल्युएट करते हो आपके आउटकम को कि क्या आउटकम आया, है ना। यहाँ तक का पार्ट अपन ने देखा। उसके बाद सर अपन ने कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप करके एक कंसेप्ट देखा। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप के अंदर सर अपन ने क्या चीज़ देखी, सबसे पहला कि आप जो है आपके कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करोगे। उसके बाद सर आपके कंप्यूटर को आप अंडरस्टैंड करोगे, डिटरमाइन करोगे उसके स्ट्रेंथ्स एंड आपके कंप्यूटर के स्ट्रेंथ्स को आप जो है क्या करोगे, डिटरमाइन करोगे, उसके वीकनेसेस को आप डिटरमाइन करोगे, और फाइनली सारी चीज़ों को जो है आप एक साथ लेकर के आओ। ये सर इसके अंदर भी अपन ने मोबाइल इंडस्ट्री का जो है एग्जांपल लिया था, मेरे ख्याल से आपको याद होगा, क्लास में इसको अपन ने अच्छे से डिस्कस किया। यहाँ पे तो जस्ट एक बार अपन रिकॉल कर रहे, रिवाइज कर रहे सारी चीज़ें। तो रिवाइज करने का मतलब यही होता है कि सारी चीज़ें आप एकदम फास्ट रिकॉल कर रहे हो, सारी चीज़ें आपके दिमाग में आनी चाहिए। तो वो एग्जाम्पल मेरे ख्याल से आपको याद आ रहेगा, जिसके अंदर वीवो का अपन ने एग्जाम्पल लिया था, उसको बाकी ब्रांड्स के साथ अपन ने कंपेयर किया था कि बाकी ओप्पो के अंदर कुछ एक्स फीचर है, वीवो के अंदर कुछ एक्स फीचर है ना, लेकिन कुछ एक्स फीचर्स इन दोनों मोबाइल्स के अंदर नहीं है। तो क्या देखेगा, ओप्पो देखेगा फिर वीवो देखेगा, कोई भी ब्रांड देखेगा कि यार ये दो तीन ब्रांड्स है जो कि फ़ोन बना रहे हैं, इसके अंदर ये फीचर्स मिसिंग है, चल मैं इन फीचर्स को लेकर के एक फ़ोन बनाता हूँ जिससे एक परफेक्ट फ़ोन बन जाए, है ना। सारे फीचर्स एक ही फ़ोन के अंदर आपके कंज्यूमर को मिल जाए, है ना, उसको एक डिसेंट प्राइस पे भी लेकर के आऊँगा, तो मेरे को कहीं ना कहीं उससे जो है एडवांटेज भी मिलेगा। ये वाला अपन ने एग्जाम्पल जो है क्लास में डिस्कस किया था।
उसके लास्ट पार्ट सर जो अपन ने इस चैप्टर के अंदर देखा वो देखा की फैक्टर्स फॉर कॉम्पिटिटिव सक्सेस, KSF करके एक अपन ने पार्ट देखा, की फैक्टर्स फॉर सक्सेस का एक अपन ने पार्ट देखा था। उसके अंदर सर अपन ने ये देखा था बेसिकली कुछ आपके ऐसे फैक्टर्स है जो कि ये डिटरमाइन करते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या सक्सेसफुल बनेगी या फिर नहीं बनेगी। यही कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि डिसाइड करते हैं आप क्या सक्सेस अचीव करोगे या फिर नहीं करोगे। ये फैक्टर्स कोई भी फैक्टर्स हो सकता है आपकी कोई स्ट्रैटेजी का एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी का आपका एलिमेंट है ना, हो सकता है आपका कोई प्रोडक्ट का एट्रीब्यूट हो सकता है कोई और रिसोर्सेज हो सकता है कोई कंपिटेंसी हो सकता है आपका जो है कोई एबिलिटी हो, कोई आपका कैपेबिलिटी है ना, कोई भी चीज़ हो सकती है जो कि डिसाइड कर सकती है कि आप अच्छी सक्सेस अचीव करोगे या फिर नहीं करोगे। जो भी है आपकी जो फैक्टर है, ये जो भी फैक्टर है इसको आपको क्लोज अटेंशन देना है ना, आपको एकदम बारीकी से इसको आपको अटेंशन देना है, अपना डिटेल अटेंशन आपको इस पर जो है देना पड़ेगा सर। इसके अंदर सर अगर आपको आपके फैक्टर्स को जानना है कौन से फैक्टर है जो कि आपकी सक्सेस के ऊपर इंपैक्ट करते हैं, ये फैक्टर्स को अगर आपको जानना है 3 क्वेश्चन का आपको जो है जवाब देना पड़ेगा। सबसे पहला, ऑन वन बेसिस कस्टमर चूज बिटवीन कंपीटिंग ब्रांड्स, है ना, ओप्पो है, वीवो है, वन प्लस है, इनमें से मैं सिर्फ वन प्लस ही क्यों चूज कर रहा हूँ, ओप्पो और वीवो क्यों चूज नहीं कर रहा हूँ, है ना, इसका मेरे को जवाब देना। बेसिकली कंप्यूटर जो मेरा कंज्यूमर है वो कंपीटिंग ब्रांड्स को क्यों चूज कर रहा है। मैं अगर वीवो हूँ तो मैं ये देखूंगा, मैं ये पूछूंगा कि कस्टमर वन प्लस का फोन क्यों ले रहा है, मेरा फोन क्यों नहीं ले रहा है, क्या रीजन है जिसकी वजह से वो वन प्लस की तरफ जा रहा है। उस रीजन को मैं देखूंगा और उस रीजन से मेरे को पता लग जाएगा अच्छा ये एक फैक्टर है जिसकी वजह से मैं सक्सेसफुल नहीं बन पा रहा हूँ, ये फैक्टर है जिसकी वजह से वन प्लस चूज कर रहा है कंज्यूमर और वीवो चूज नहीं कर रहा है ना। ये सवाल का आपको जवाब देना पड़ेगा। कौन से ऐसे प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स है जो कि उसके लिए बड़े क्रूशल है, उसके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से वो वन प्लस का फोन खरीद रहा है और मेरा फोन खरीद रहा नहीं है। व्हाट रिसोर्सेज एंड कंपेटेंसीज एंड कैपेबिलिटीज द सेलर हैव टू बी कॉम्पिटिटिवली सक्सेसफुल। अगर आपके सेलर सक्सेसफुल बनना है तो क्या रिसोर्सेज उसके पास होने चाहिए, क्या कंपिटेंसीज उसके पास होनी चाहिए, क्या कैपेबिलिटीज उसके पास होनी चाहिए, ये एक सवाल का आपको जवाब देना है। और लास्ट सवाल का जवाब आपको जो देना है वो देना है व्हाट डज इट टेक फॉर सेलर्स टू अचीव सस्टेनेबल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। अगर आपको आपके कॉम्पिटेटिव एडवांटेज अचीव करना है और उसको सस्टेन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा जिससे आप उसको जो है अच्छी तरीके से सस्टेन कर पाओ, आपके कॉम्पिटेटिव एडवांटेज को अच्छी तरीके से सस्टेन कर पाओ। इसी के साथ आपका चैप्टर 2 का रिवीजन जो है यहाँ पर होता है पूरा का पूरा समाप्त। कितना टाइम लगा जरा मैं भी देखूँ, तो अपने को लगा करीब करीब 45 मिनट्स मेरे ख्याल से लग गए अपने को, 40 to 45 मिनट्स अपने को जो है इसको पूरा रिवाइज करने के लिए लगा है। 40 या फिर 50 मिनट्स भी मेरे ख्याल से 50 मिनट्स पकड़ लो, 45 से 50 मिनट्स अपने को जो है इस पूरे पार्ट को रिवाइज करने के लिए जो है लगा है। सो आई होप आपको जो है मज़ा आया रहेगा। एंड ये रिवीजन लेक्चर इसमें थोड़ा सा तुमको लग रहा है कि मैं फास्ट गया हूँ, बिकॉज मेरा ये मतलब ये फास्ट ट्रैक नहीं है, रिवीजन है ना। फास्ट ट्रैक वो होता है जिसके अंदर मैं एकदम फटाफट तुमको सारी चीज़ें एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। रिवीजन में एग्जाम्पल्स अपने को जो है अपने दिमाग में ऑटोमेटिकली स्ट्राइक करने चाहिए। ये जब अपन ने रेगुलर बैच किया था तो ये एग्जाम्पल्स अपन ने डिस्कस किए थे, अच्छा हाँ मेरे को याद आ रहा है। बस रिवीजन वो रहता है। फास्ट ट्रैक अगर मैं तुमको यहाँ पे सारे एग्जाम्पल्स भी तुम्हारे साथ वापस से डिस्कस करना शुरू कर दूँ फिर वो कहीं ना कहीं फास्ट ट्रैक जैसा हो जाता है कि यार ये अपन ने जो है फास्ट ट्रैक टाइप कुछ तो हो गया। ये फास्ट ट्रैक टाइप नहीं है, फास्ट ट्रैक भी इतना फास्ट नहीं होता है बट रिवीजन इतना फास्ट होता है। ये तुम किसी से भी पूछ लो, किसी भी तुम्हारे सीनियर से जाके पूछ लो, अगर तुम उसको बोल रहे हो मेरे को रिवीजन करना है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का एक चैप्टर रिवाइज करना है, वो तुमको बोलेगा भाई टेंटेटिवली 1 घंटा 40 मिनट 50 मिनट ऐसे में तुम्हारा रिवाइज हो जाना चाहिए, है ना। तो उतना ही टाइम अपने को भी लगा, है ना, उतना टाइम आपको भी लगा, अपने को भी लगा। चैप्टर 1 का रिवीजन मेरे ख्याल से आधा घंटा 40 मिनट में किया, इसका भी अपन ने 50 मिनट के आसपास कुछ रिवीजन किया है। चैप्टर 3 चैप्टर 4 चैप्टर 5 अभी बाकी है, जब जैसे करेंगे वैसे वैसे तुमको पता लग जाएगा। बट आई होप मज़ा आया रहेगा तुमको। अभी अपना चैप्टर 2 अभी तक खत्म नहीं हुआ है, अभी तक मैं ये नहीं बोलूँगा ऑफिशियली अपना चैप्टर 2 खत्म हुआ है, बिकॉज अभी हमारे पास बची है हमारी क्वेश्चन बैंक। अब अपने को करना है क्वेश्चन बैंक, ठीक है। बस एक बार अपन क्वेश्चन बैंक देख लिया ना उसके बाद अपना चैप्टर 2 जो है हो जाता है ख़त्म। तो क्वेश्चन बैंक की तरफ मैं आ रहा हूँ। क्वेश्चन बैंक तुम यहाँ पे देख सकते हो। क्वेश्चन बैंक सॉरी ये क्वेश्चन बैंक नहीं है तो अपना रेगुलर नोट्स है, यहाँ ये रहा क्वेश्चन बैंक। तो ये क्वेश्चन बैंक तुम मेरे सामने देख सकते हो। क्वेश्चन बैंक का एक दिक्कत ये है कि इस पर अपन लिख नहीं सकते। तो मेरे को 2 सेकंड में मेरे को लिखने वाली क्वेश्चन बैंक को जो है जुगाड़ करता हूँ, रुक जाओ। इसको लिखने का कुछ अपन कर सकते हैं क्या, मतलब ऐसा, रुक जाओ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। दिक्कत ये है कि मैं इस पर लिख नहीं पा रहा हूँ। इन्होंने मतलब जो अपन फीचर यूज़ कर रहे हैं ना ये लिखने का, जैसे जैसे अपन जैसे ये PDF है इस पर मैं लिख सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पर मेरे को वो फीचर का एक्सेस मिल नहीं रहा है।
इस वाले पीडीएफ में, इंस्टीट्यूट की पीडीएफ में ये वाला फीचर ब्लॉक करके रखा है उन्होंने, तो मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, बट 3 ही क्वेश्चन है, तो इसको मैं ओरली डिस्कस कर लेता हूँ, तुमको समझ में आ जाएगा। ऐसा कुछ इसके अंदर है नहीं, ऐसे 3 ही कंसेप्ट है। एक तो पहले वाला क्वेश्चन, उसके अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर है उसका, तो तुमको समझ जाएगा। तो अपन रीड करते हैं, ठीक है। तुम्हारे पास तो साथ में तुम्हारे पास मॉड्यूल रहेगी, तो तुम उस पर अंडरलाइन करते हुए चल सकते हो। मैं जस्ट रीड कर रहा हूँ, तुमको आ जाएगा समझ में, है ना। छोटा सा अपना ये 3 क्वेश्चन है, बस ये डिस्कस करना है, फिर अपना चैप्टर 2 हो जाएगा। एमसीक्यू वाला जो पार्ट है वो तुमको खुद से करना है, तो मैंने तुमको डे 1 पे ही बता के रखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ लेते। सुरेश सिंगानिया इज द ओनर ऑफ एन एग्रीकल्चर बेस्ड प्राइवेट कंपनी। एग्रीकल्चर बेस्ड कंपनी, उसका प्राइवेट कंपनी का ओनर है, ठीक है, संगरूर। अच्छा, एक बार अगर तुमको याद होगी, मैंने तुमको बताया, जब भी तुम्हारे पास ऐसा केस स्टडी वाला क्वेश्चन आ रहा है ना, सबसे पहले लास्ट लाइन पढ़ो। अगर लास्ट लाइन तुम पढ़ लेते हो, तुमको ये पता लगता है कि क्या ये डायरेक्ट क्वेश्चन है या फिर क्या एक प्रॉपर केस बेस्ड क्वेश्चन है, जिसके लिए मेरे को केस पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले लास्ट लाइन पढ़ लेता हूँ। लास्ट लाइन इन्होंने क्या बोला है सर, ही सीक्स, मतलब एकदम भी लास्ट लाइन मत पढ़ो, थर्ड लास्ट लाइन, फोर्थ लास्ट लाइन वहाँ से पढ़ो। मैं यहाँ से फोर्थ लास्ट लाइन से पढ़ रहा हूँ। ही सीक्स हेल्प ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट हु एडवाइस हिम्स टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप। सिंपल सी बात है, तुमको ये पूछ रहा है कि कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप क्या है ये बताओ। जो भी सुरेश सिंगानिया ये बंदा है, इसको अपने को कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप क्या होता है ये समझाना है। मतलब इधर ये डायरेक्ट स्ट्रेट क्वेश्चन है, जिसके अंदर तुमको कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप पूरा बताना है। 5 पॉइंट अपन ने देखे थे ना, वो पूरे 5 पॉइंट तुमको लिखने। क्या 5 पॉइंट देखे थे अपन ने, याद करो। 5 पॉइंट अपन ने क्या देखे थे यहाँ पे, कि सबसे पहले आपका करो, आइडेंटिफाई करो आपके कंप्यूटर को, समझो, अंडरस्टैंड करो उसको, उसकी स्ट्रेंथ डिटरमाइन करो, उसकी वीकनेस डिटरमाइन करो, सारी चीज़ें एक साथ लेकर के आओ, पुट ऑल थिंग्स टुगेदर, है ना। ये 5 पॉइंट आपको यहाँ पे लिखने खत्म, है ना। आपको पूरा केस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो कभी भी एग्जाम में भी आपने आपको जो है चैप्टर 1 के अंदर, चैप्टर 1 का जब अपन ने क्वेश्चन बैंक डिस्कस किया था, उसके अंदर ऐसे से ये चीज़ समझाई थी कि पहले आपका करो, लास्ट टाइम पढ़ो। लास्ट टाइम पढ़ोगे, आइडेंटिफाई हो जाएगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन है या फिर पूरा केस पढ़ना पड़ेगा, केस से रिलेट करता है कि नहीं ये पता लग जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन केस से बिल्कुल भी रिलेट नहीं करता है। अगर इसका आप आंसर जाके नीचे देखोगे, तो सिंपल सा आंसर इन्होंने जो है यहाँ पे समझाया हुआ है आपका कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप का, जो है यहाँ पे क्वेश्चन इन्होंने लिख के दिया हुआ है कि आइडेंटिफाई करो। ये प्रॉपर वही जो 5 पॉइंट बनते थे, वही 5 पॉइंट इन्होंने यहाँ पे लिखा है स्ट्रेट अप, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते। इको कैरी बैग्स लिमिटेड, रिसाइकल प्लास्टिक बैग्स मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी has seen a potential in ever growing awareness around hazards of plastic and positive outlook of the society towards recycling and reusing the plastic। कैरी बैग्स बनाते हैं अपन, है ना, रिसाइकलेबल प्लास्टिक बैग्स बनाते हैं अपन, है ना, और ट्रेडिंग करते हैं उसके अंदर अपन, प्लास्टिक बैग्स को बेचते वगैरह, बनाते भी है और उसको बेचते भी है ना। और अभी अपन ने क्या देखा है, अभी अपन ने ये देखा है, एक पोटेंशियल देखा है अपन ने इन एवर ग्रोइंग अवेयरनेस एंड अराउंड हजार्डियस ऑफ प्लास्टिक एंड पॉजिटिव आउटलुक। बेसिकली प्लास्टिक के जो है हजार्डियस इफेक्ट्स है, सबको पता है। इनको भी जो है अभी उस पर ध्यान गया है इनका कि यार प्लास्टिक जो है हमारे एनवायरनमेंट के लिए ख़राब है। सोसाइटी जो है प्लास्टिक को जो है चाह रही है कि वो लोग रिसाइकल करें एंड रीयूज़ करें। अ मेजर कंसर्न फॉर ईको कैरी बैग्स लिमिटेड आर पेपर बैग्स एंड ओल्ड क्लोथ बैग्स। इनको लग रहा है कि हम तो कैरी बैग्स बना रहे प्लास्टिक की, लेकिन हमारे लिए जो हमारे सब्सटीट्यूट्स है, पेपर बैग हो गया, क्लोथ बैग्स हो गया, ये प्लास्टिक बैग के लिए क्या सब्सटीट्यूट्स है। इनको इनसे डर है, पेपर बैग एंड क्लोथ बैग से डर है, क्योंकि ये लोग सिर्फ प्लास्टिक की बैग बनाते हैं। माना कि वो लोग रिसाइकलेबल प्लास्टिक की बैग्स बनाते हैं, यानी कि उनका प्लास्टिक जो है रिसाइकल किया जा सकता है, रीयूज़ किया जा सकता है, लेकिन पेपर बैग्स एंड ओल्ड क्लोथ बैग्स कहीं ना कहीं एक सब्सटीट्यूट है, उनके लिए खतरा है इससे। इवन दो दे आर कॉस्टलियर देन रिसाइकलेबल प्लास्टिक बैग, भले महंगे आते हैं ये 2 बैग्स, बट स्टिल लोग इनकी तरफ जो है आज की डेट पे जा रहे हैं। इरिस्पेक्टिव दे आर बीइंग वेलकम पॉजिटिवली बाय द कस्टमर। स्टिल कस्टमर जो है उसको पॉजिटिवली जो है ये कर रहा है, वेलकम कर रहा है। इंडिया के अंदर अगर आप कोई महंगी चीज़ को जो है वेलकम कर रहे हो तो बहुत बड़ी बात होती है। पेपर बैग्स एंड क्लोथ बैग्स जो सब्सटीट्यूट्स है प्लास्टिक बैग्स के, थोड़े से कॉस्टलियर है, लेकिन स्टिल लोग उसको जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉम्पिटिशन फ्रॉम पेपर बैग्स एंड ओल्ड क्लोथ बैग्स फॉल अंडर विच कैटेगरी ऑफ पॉटर्स 5 फोर्स मॉडल फॉर कॉम्पिटेटिव एनालिसिस। ऑब्वियसली थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट्स, है ना, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स नहीं हो सकता, बार्गेनिंग पावर बायर नहीं है, बार्गेनिंग पावर सप्लायर नहीं है, नेचर ऑफ राइवलरी नहीं है, तो बचा क्या, थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट्स। वही होगा पॉटर के 5 फोर्स मॉडल का एक फोर्स जो कि यहाँ पे अफेक्ट कर रहा है आपके बिजनेस को। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है पहली लाइन में थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट्स, सिंपल सी बात है। उसके बेसिस पे उन्होंने आइडेंटिफाई किया, कंक्लूड किया, खत्म कर दिया, और तो कुछ पूछा नहीं है, बस वही आइडेंटिफाई करने के लिए बोला था। सिंपल सी बात है, कितनी छोटी सी केस स्टडी थी, है ना। इसमें भी अपन लास्ट लाइन पढ़ सकते थे, ये तो अपन ने पूरा केस पढ़ा। अगर सीधा आप ये वाली लाइन पढ़ते हैं, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉम्पिटिशन फ्रॉम पेपर बैग्स एंड ओल्ड बैग्स, और इधर आप पढ़ लेते प्लास्टिक बैग्स, तो इतनी लाइन देख के अपने को समझ में आ गई। ऊपर प्लास्टिक बैग देख लिया, नीचे वाली ये 2 लाइन पढ़ लिए, खत्म हो गया अपना क्वेश्चन। इतना पूरी कथा, बीच की कथा अपने लिए इररिलेवेंट है ना। तो ये ऐसे ही आपको जो आइडेंटिफाई करते आना चाहिए चीज़ों को। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। बेबी टर्टल इज अ चिल्ड्रंस क्लोथिंग ब्रांड दैट हैज़ बीन क्रिएटेड अ न्यू एज डिमांड फॉर वॉशेबल डाइपर्स। ठीक है, बेबी टर्टल क्या करता है, चिल्ड्रन के क्लोथिंग ब्रांड बनाता है,
वॉशेबल डाइपर्स उसने कुछ तो भी नया चीज़ निकाला हुआ है. द मेजर बेनिफिट फॉर द ब्रांड हैज़ बीन दैट नॉट मैनी कंपनीज हैव शोन इंटरेस्ट इन द प्रोडक्ट. एक मेजर उनके लिए जो बेनिफिट ये मिल रहा है कि यार बाकी जो कंपनी है वो इस प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है, इस प्रोडक्ट को कॉपी नहीं कर रही है जो कि इन्होंने निकाला है वॉशेबल डाइपर्स. थिंकिंग इट इज़ नॉट वाइबल, हाउएवर कस्टमर्स मेजरली वर्किंग मदर्स आर लविंग द प्रोडक्ट. लेकिन जो वर्किंग मदर्स है उनके लिए अच्छा है कि बच्चे का डाइपर बार बार बदलना नहीं पड़ेगा, है ना. वॉशेबल डाइपर है, कभी एक बार पहना दो वापस धो करके वही पहना दो, है ना. पैसा वगैरह सब बच रहा है. वर्किंग मदर्स के लिए अच्छा है ना. काम भी करना पड़ता है, पैसे भी कमाने पड़ते हैं, तो वो सारी चीज़ें के लिए वर्किंग मदर्स पसंद कर रही है. लेकिन जो बाकी कंप्यूटर है ना वो इस प्रोडक्ट को पसंद नहीं कर रहे, लेकिन कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं. द कोर मटेरियल नीडेड फॉर प्रोडक्शन इज ऑल्सो यूज इन मैनी अदर वाटर प्रूफिंग प्रोडक्ट्स. जो अपना कोर प्रोडक्ट रहता है ना वो बहुत सारे वाटर प्रूफिंग के प्रोडक्ट के अंदर भी जो है यूज़ किया जाता है. जो वाटर प्रोडक्शन की इंडस्ट्री है, वाटर प्रूफिंग के जो प्रोडक्ट्स बनाती हुई इंडस्ट्री है ना उसके अंदर से एक रॉ मटेरियल हमने निकाल के डाइपर के अंदर यूज़ किया हुआ है. बेबी डेटल सोर्सेज दिस मटेरियल फ्रॉम अ रिनाउंड सप्लायर एट अ कंपेरेटिवली लो प्राइस. एक सप्लायर है, बहुत ज़्यादा बड़ा सप्लायर है, अच्छा सप्लायर है, जो कि जो वाटर प्रूफिंग के प्रोडक्ट्स बनाते हैं ना उस वाली इंडस्ट्री में भी जो है प्रोडक्शन को जो है उस वाले इंडस्ट्री में भी आपके सेलर्स को सप्लाई करता है. साथ साथ जो बेबी टर्टल है जो कि वॉशेबल डाइपर्स बना रही है उसको भी जो है आपके ये सप्लायर जो है रॉ मटेरियल सप्लाई करता है और एक अच्छे रेट पे सप्लाई करता है, लो रेट पे सप्लाई करता है. विच ऑफ द 5 फोर्स ऑफ द कॉम्पिटेटिव प्रेशर वुड बेबी टर्टल एक्सपीरियंस ड्यू टू अबव सेटअप. अब ऊपर का जो सेटअप अपन ने पढ़ा उस सेटअप को पढ़ के अपने को क्या लगता है कौन सा 5 फोर्स का ऐसा कॉम्पिटेटिव प्रेशर है बेबी टर्टल जो कि एक्सपीरियंस कर सकता है फ्यूचर में. अभी तो नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे कॉम्पिटेटिव प्रेशर बढ़ेगा वैसे जाकर के आगे कौन सा ऐसा कॉम्पिटेटिव जो है ना 5 फोर्स मॉडल है माइकल पॉटर का उसमें कौन सा ऐसा फोर्स है जो कि उसको अफेक्ट करेगा, इम्पैक्ट करेगा. सोचो तुम, तुम्हारे हिसाब से. मेरे को तो पता है इसका आंसर, तुम सोचो तुम्हारे हिसाब से. क्या ये थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट है? नहीं, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट नहीं है. क्या ये बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर है? बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर भी नहीं है. क्या ये बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर है? हाँ, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर लग रहा है. क्यों बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर? कैसे, मैं तुमको बताता हूँ. इन्होंने क्या बोला, एक ही सप्लायर है, रिनाउंड सप्लायर है, एक ही सप्लायर है जो कि वाटर प्रूफिंग वाली इंडस्ट्री में भी जो है माल सप्लाई करता है, रॉ मटेरियल सप्लाई करता है. और बेबी टर्टल जो कि क्लोथिंग वाले इंडस्ट्री के अंदर है उसको भी अब ये माल सप्लाई कर रहा है ना. तो और सप्लायर एक ही है ना. तो अगर कल को जाकर के बेबी टर्टल का इससे लफड़ा हो जाता है सप्लायर के साथ में, तो सप्लायर उसको प्रोडक्शन देना ये देना बंद कर देगा, रॉ मटेरियल देना बंद कर देगा. अगर रॉ मटेरियल नहीं दिया तो उसका प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, क्योंकि एक ही सप्लायर है जो कि वाटर प्रूफिंग वाली इंडस्ट्री में भी सप्लाई करता है और क्लोथिंग वाली इंडस्ट्री के अंदर भी सप्लाई कर रहा है ना. और अपन क्लोथिंग वाले तो अपने से उसका हो सकता है कभी भी जो है नीचे ऊपर जो है थोड़ा सा हो सकता है. और जैसे ही उसके साथ नीचे ऊपर हुआ अपन लटक जाएंगे, अपने को और कोई प्रोडक्ट का अपने को रॉ मटेरियल कहीं और मिलेगा नहीं, है ना. कोई और अपने को रॉ मटेरियल मिलेगा नहीं, तो सप्लायर का बार्गेनिंग पावर यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई रहेगा. अभी तो वो हमको लो रेट पे सप्लाई कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे हमारे प्रोडक्ट की आगे डिमांड बढ़ेगी और जैसे जैसे जो है बाकी सारे जो भी बाकी मतलब हमारा प्रोडक्ट का रीच बढ़ेगा. अभी तो सिर्फ वर्किंग मदर्स उसमें इंटरेस्ट दिखा रही है, जैसे जैसे बाकी की जो मदर्स है वो इसमें इंटरेस्ट दिखाना शुरू करेगी, है ना. जो नॉन वर्किंग मदर्स है वो इंटरेस्ट दिखानी शुरू करेगी, तो मार्केट बड़ी बनेगी. सप्लायर भी देखेगा उसको, उसका एडवांटेज उठाने की ट्राई करेगा सप्लायर फिर. और सप्लायर को पता है कि इसको मेरे से ही रॉ मटेरियल लेना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं इसका बार्गेनिंग पावर और सप्लायर ये पॉटर का 5 फोर्स मॉडल में से जो एक फोर्स है जो कि उसको आगे जाके इम्पैक्ट कर सकता है सर. तो एक बार अपन देख लेते हैं इंस्टीट्यूट ने अपने आंसर के अंदर क्या बताया हुआ है. बेबी टर्टल वुड एक्सपीरियंस बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर. ये लो पहले वर्ड में उन्होंने बोल दिया बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स एज अ कॉम्पिटेटिव प्रेशर फॉर देयर वॉशेबल डायपर्स प्रोडक्ट. दिस इज बिकॉज द कोर मटेरियल प्रोडक्शन इज सोर्स फ्रॉम अ सिंगल सप्लायर. जिसके मैंने तुमको ना एक ही सप्लायर है ना. मल्टीपल अगर सप्लायर होते तो उसको दिक्कत नहीं रहती. चल तेरे से अगर मेरा थोड़ा नीचे ऊपर हो भी है ना, दूसरे सप्लायर से जाके ले लूँगा. लेकिन सप्लायर एक ही है ना, दिक्कत वो है. हु इज रिनाउंड एंड इन अ पोजिशन टू क्रिएट अ प्रेशर इन terms of prices. Further, other factors that lead to such pressure are their products are crucial to buyer and substitutes to material required for production are not available. है ना. उसका प्रोडक्ट क्या है, मतलब क्यों अब सप्लायर क्यों करेगा. एक तो ये रीज़न हो सकता है. उसके बाद अपना थोड़ा नीचे ऊपर हो गया प्राइस को लेकर के, तो वो अपने जो है क्या करेगा, अपने साथ जो है अच्छे से जो है अपने रॉ मटेरियल देगा नहीं. दूसरा रीज़न क्या है कि बायर को ये प्रोडक्ट क्रूशल बन सकता है. अभी जो है धीरे धीरे क्रूशल बन रहा है बायर के लिए वो प्रोडक्ट जो कि बेबी टर्टल का वॉशेबल डाइपर है. वो बायर के लिए क्रूशल थोड़ा सा बन रहा है धीरे धीरे. जैसे ही वो पूरी तरीके से क्रूशल बन जाएगा वैसे ही सप्लायर उस बात का फ़ायदा उठाएगा, है ना. और इस प्रोडक्ट का कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं है. अब वॉशेबल डाइपर ही तो खुद में एक सब्स्टिट्यूट है जो नॉन वॉशेबल डाइपर है उसका. तो वॉशेबल डाइपर के तो कोई सब्स्टिट्यूट आने नहीं वाला. तो एक बार लोग वॉशेबल डाइपर यूज़ करना शुरू कर दिए, है ना, मदर्स अपने बच्चों के लिए वो चीज़ यूज़ करना शुरू कर दी, तो उसके बाद कोई और सब्स्टिट्यूट बचेगा भी नहीं.
सप्लायर उसका फ़ायदा उठाएगा। सप्लायर कैन मैनिपुलेट स्विचिंग कॉस्ट एज द ब्रांड इज इन इंसेप्शन स्टेज एंड मेकिंग मार्जिन आर इंपॉर्टेंट। सप्लायर आपके लिए स्विचिंग कॉस्ट बढ़ा सकता है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यार आप अर्ली स्टेज पे हो तो अपने मार्जिन मेंटेन करके चलो। सप्लायर अपना प्राइस जैसे ही बढ़ा देगा रॉ मटेरियल का, वैसे आपके मार्जिन हिल जाएंगे, है ना। तो एक ये भी आपके लिए जो है खतरा जो है, रिस्क जो है बनते हुए नजर आएगा सर। तो मेरे ख्याल से 3 क्वेश्चन थे, बस छोटे मोटे 3 क्वेश्चन थे, इसका हमारा चैप्टर 2 फाइनली पूरा का पूरा खत्म होता है सर। नियर अबाउट 14 लेक्चर्स अपने को चैप्टर 2 में लग गए ख़त्म करने के लिए। 14 लेक्चर अपने को जो चैप्टर 2 को ख़त्म करने में लगे। ऑलमोस्ट 1-1 घंटे के लेक्चर थे। आई होप आपको मज़ा आया रहेगा। 2 चैप्टर्स फाइनली सर हमारे ख़त्म हो चुकी है। 20 जून आ चुकी है और 1 महीना हमारा बैच चलेगा और 3 अपने चैप्टर बचे हुए, है ना। सो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दो, अगर कोई ध्यान नहीं दे रहा है तो ध्यान दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो इस स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के फ्री बैच के बारे में, उनको भी बताओ, उनको भी बेनिफिट लेने दो। सारा कुछ इतना कंटेंट तुम देख रहे हो, मैं डिस्कस कर रहा हूँ, अपना टाइम लगा रहा हूँ फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। सो तुमको कुछ करना नहीं है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। इंस्टाग्राम पे अगर तुम हो, नहीं हो तो मैं तो नहीं होता था मेरे प्रिपरेशन के टाइम पे, बट अगर तुम हो तो तुम कर सकते हो, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, जब रहोगे तब कर लेना। और टेलीग्राम को तो ज्वाइन करो, वो तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे नोट्स आ रहे, सारी चीज़ें आ रही है, अपडेट्स आ रहे, तो वो तो इंपॉर्टेंट है। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में चैप्टर 3 के साथ शुरुआत करेंगे। बढ़िया चैप्टर, एकदम मज़ा आएगा तुमको। चैप्टर 3 जो है चैप्टर 2 का ही कंटिन्यूएशन है। चैप्टर 2 के अंदर अगर आपको याद रहेगा तो अपन ने स्ट्रैटेजिक एनालिसिस पढ़ा था, लेकिन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। चैप्टर 3 के अंदर मैं तुमको दिखाता हूँ स्ट्रैटेजी एनालिसिस ही अपन करने वाले, लेकिन किस में करेंगे, इंटरनल इन्वायरमेंट। अब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हुआ ख़त्म, अब अपने को करना है किसमें, इंटरनल इन्वायरमेंट में स्ट्रैटेजिक एनालिसिस। तो इसका पार्ट जो है अपन कल से शुरू करेंगे, मज़ा आएगा। और कल वही टाइम पे अपना लेक्चर आ जाएगा, तुम भी आ जाना और अपने दोस्तों को बताना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मिलता हूँ अगले लेक्चर में। और ये लेक्चर में तुमको कैसे लगा, ये लेक्चर बताना मेरे को, और मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। टेक केयर एंड पीस आउट।